हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार और इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साई एकेडमी 11 एंड 12 केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल आपके लिए स्पेशल बनाया गया है, जिसमें हम जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। इसमें हम क्लास 11 एंड 12 की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक्स के एवरी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद रहेगा कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। प्रेजेंट वीडियो लेक्चर में मैं जो है यूनिट 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में हम लोग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, उसके एटमॉस्फेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स और पॉल्यूशन के कॉजेज, रिसोर्सेज, उसके एलिमिनेशन के तरीके और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड एसिड रेन, काजेज ऑफ एसिड रेन, ऑल दोज टॉपिक जो है हम लोग डिटेल में सीखेंगे और आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा। तो बच्चों, आप लोग इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत ही मिल जाए और आप लोग वीडियो मिस ना कर सकें। इस वीडियो लेक्चर को आप दोस्तों में शेयर कीजिए। बच्चों, इस यूनिट 14 के अंदर हम लोग जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। Environmental studies deals with the sum of all social, economical, biological, physical and chemical interaction with our surroundings. So environmental study की जब बात करते हैं तो उसमें हम तीनों तरह के इंटरेक्शंस देखते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। बट जब हम केवल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तब उसमें हम जो क्या डील करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फिट्स ऑफ केमिकल स्पेसीज इन द इन्वायरमेंट। तब हम सिर्फ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो है उनके ओरिजिन, केमिकल का ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, उनका रिएक्शन, इफेक्ट और उनका फेट इन्वायरमेंट के साथ क्या है, इस बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए। सो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, व्हाट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? Environmental pollution is the effect of undesirable changes in our surroundings that have harmful effects on plants, animals and human beings. तो अनडिजायरेबल चेंजेस मतलब भाई हमें एक वांटेड चेंज चाहिए, एक जो और अनवांटेड तो चेंज नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा हो, कोई किसी केमिकल की वजह से डैमेज हो रहा हो, वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें डिजायरेबल चाहिए। तो इसलिए कह रहा है कि अनडिजायरेबल चेंजेस जो कि अनोइंगली, अनवांटेडली हो रहा है, हमारे चाहने की न चाहने की वजह से भी हो रहा है, तो उस तरह के पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है, हमको हटाना है, उसकी वजह को समझना है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग के और हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है इन्वायरमेंटल का जो है पॉल्यूशन जो है हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं प्लांट्स के ऊपर, हम एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, इसी को हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, A substance which causes pollution is known as pollutants। तो यदि आपको कोई केमिकल पोल्यूशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है वो जानना जरूरी है, और उस वजह को क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स क्या है, ए सब्सटेंस विच कॉजेज पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन दैन इन नेचुरल अबंडेंस। तो मान लीजिए कोई भी चीज़, अनवांटेड चीज़, अनडिजायरेबल चीज़ यदि कम मात्रा में है तो उसको पॉल्यूशन नहीं कहेंगे, लेकिन जो है नेचर में जो दिया है उससे ज़्यादा मात्रा में किसी जगह पर है तो क्या हो गया, वो पॉल्यूशन में काउंट होगा।
और जिसकी वजह से वो पोल्यूशन होगा वो वहाँ पोल्यूटेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और पोल्यूटेंट जो है 3 तरह के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज आर ड्यू टू द नेचुरल हैपनिंग्स। सो केमिकल जो पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है, वो किसी वजह से हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है नेचुरली नेचुरली भी होता है। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में नेचुरली कैसे हो रहा है। एन एवरेज ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स नियरली 12 to 15 टाइम्स मोर एयर देन दी फूड। मान लीजिए हमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए फूड चाहिए, लेकिन जितना फूड चाहिए उससे कहीं गुना 10, 12, 15 गुना ज़्यादा क्या चाहिए, एयर चाहिए, ऑक्सीजन रिच एयर चाहिए। तो एयर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं, फूड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एयर का है, क्योंकि हमें उससे फूड से कहीं ज़्यादा 12 to 15 टाइम्स जो है एयर चाहिए, और एयर में ऑक्सीजन की सफिशिएंसी अबंडेंस बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन ब्रीथ। अब कोरोना का सिचुएशन जानते ही हैं, आप लोग देख चुके हैं कोरोना में कि ऑक्सीजन कितना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से कितनी जानें गई, कितनी जानें मुश्किल में पड़ गई। ठीक है, तो इससे पता चलता है, इससे सबक मिलता है कि हमारे लाइफ में ऑक्सीजन का कितना इम्पोर्टेंस है, और जो नेचुरली प्रेजेंट ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में 21%, उसको हम कैसे प्योर रखें, सेफ रखें, और क्या वजह है जिसकी वजह से यदि ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में अवेलेबिलिटी डेंजर में है उसको दूर करें। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, नॉलेज केवल इसलिए नहीं है कि हम किताब में पढ़ लिए और भूल जाए, हमारे डेली लाइफ में उस नॉलेज का भी इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसको कैसे लागू करते हैं, क्या सीखते हैं, ये सब देखना है। ठीक है, सो even small amount of pollutants in the air become significant compared to the similar level present in the food। चूँकि हमें एयर बहुत मात्रा में चाहिए, तो यदि थोड़ा सा भी उसमें पॉल्यूटेंट्स हैं तो हम ज़्यादा ले रहे हैं एयर को, तो वो थोड़े पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में चले जा रहे हैं। तो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एयर हमें साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्योर एयर होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें पॉल्यूशन हो। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें बचना है। ठीक है, pollutants can be degradable like discarded vegetables which rapidly break down by the natural processes। तो pollutants can be degradable and non degradable। तो जो डिग्रेडेबल हैं तो उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग वेजिटेबल्स यूज करते हैं तो उसका जो अनडिजायर्ड पार्ट्स हैं उसको क्या करते हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा देते हैं, कट करके उसको डस्ट में फेंक देते हैं। तो बाद में उसको यदि हम डिस्पोज करते हैं तो इजीली जो है डि क्या कहते हैं, डिके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिसको यूज करने के बाद हम जब इसको फेंकते हैं इन्वायरमेंट में तो वो जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं, लाइक प्लास्टिक्स, केमिकल्स, वो ज़्यादा दिन तक इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं और हार्म इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड pollutants which are slowly degradable remain in the environment in an unchanged form for many decades। कई दशक तक पड़े रहते हैं, 30, 40, 50 ईयर्स तक, इवन 100 ईयर्स तक भी पड़े रह सकते हैं, वो डिके ही नहीं होते हैं। ये प्लास्टिक है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट जो है प्लास्टिक बैन के लिए कितना कोशिश कर रही है, लेकिन आपको, हमको, सबको समझना होगा कि हम जो है यदि प्लास्टिक जो है जुडिशली कॉशियसली यूज करें तो हम अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूटेड ना हो, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आगे प्लास्टिक पोल्यूशन कितना डेंजरस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेज सच एज डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन DDT, जिसको शॉर्ट में DDT कहते हैं, ये प्लास्टिक मटेरियल्स, हैवी मेटल्स, मैनी केमिकल्स, न्यूक्लियर वेस्ट इट्सेट्रा वंस रिलीज इनटू एनवायरनमेंट आर डिफिकल्ट टू रिमूव। यदि ये सारी चीज़ें एक बार इन्वायरमेंट में आ गई तो इनको मुश्किल ही होता है, क्योंकि ये तो डिग्रेड नहीं होती हैं,
डिकम्पोज इजली नहीं होती हैं, इन्वायरमेंट से जल्दी इनको हटाना इतना आसान नहीं है। इसलिए अभी देखिए डीडीटी बैन हो गया, जो क्या शॉर्ट में डीडीटी बोले, डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन है, जिसको शॉर्ट में डीडीटी कहते हैं। ये पेस्टिसाइड है और इससे इंसेक्ट को दूर करने के लिए, मॉस्किटो को भी दूर करने के लिए, रिपेल करने के लिए पहले इस्तेमाल होता था, स्प्रे करते थे। गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। क्यों क्यों बैन किया? क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। देखिए कैसे, जैसे हम लोग यहाँ देखिए इस पिक्चर में देखिए, डीडीटी का जो है इस फ्यूम जो है पूरा जो है स्प्रे करते थे, फैलाते थे, ठीक है। इसकी वजह से जो मॉस्किटो भाग जाते थे। लेकिन अब यहाँ देखिए एग्रीकल्चर में भी डीडीटी का जो है इस्तेमाल होता था। कई कंट्री ने तो इसको बैन कर दिया है, इंडिया में भी बैन है ये, ठीक है। अभी इतने बड़े ये जो है एग्री फार्म में इतने जो है एयरक्राफ्ट से जो है इसको स्प्रे किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका पहले या किसी किसी देश में अभी भी हो रहा होगा। तो हालांकि ये बैन हो गया है, बहुत सारे कंट्री ने इसको बैन कर लिया है, कर दिया, क्योंकि इसका जो है बुरा है प्रभाव पड़ रहा था, पॉल्यूशन की तरह है। जैसे अब डीडीटी जो है पेस्टिसाइड है, पेस्ट को मारता है, इंसेक्ट को मारता है, किल करता है। अब हमने क्या किया, इसको स्प्रेड कर दिया, स्प्रे के थ्रू फैला दिया, यहाँ फैला दिया। अब ये क्या करेंगे, ये बाद में जो है बारिश हो गया या किसी वजह से पानी से धुल करके ये ड्रेनेज सिस्टम में मिल गए, और ड्रेनेज जो है जा करके स्मॉल रिवर्स में मिल गया। स्मॉल रिवर्स जो है बिग रिवर्स में, सीज में जाकर मिलती हैं, ओशियन में जाकर मिलती हैं। तो आप देखिए जो एनिमल हैं जो वाटर में रहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन वो तो क्या करेंगे, उसको तो रिसीव कर रहे हैं ना, अनवांटेडली अनवांटेडली रिसीव कर रहे हैं। वो चाह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पॉइजन जा रहा है। आओ देखिए, अभी हम आपको पिक्चर दिखाते हैं, ये देखिए, आप ये देखिए, ये पहले ये जो है आपने डीडीटी को क्या किया, स्प्रे किया, अपने क्रॉप्स के ऊपर डाला, आपने घर के आसपास छिड़का, फिर वो बारिश के पानी की वजह से वॉश आउट हो करके वाटर बॉडी में मिल रहा है। वाटर बॉडी में जो ये अलगी है वो क्या रिसीव किया, ठीक है, अलगी ने रिसीव किया। और अलगी को जो है किसने खाया, जो प्लैंकटन ने। देखिए ये छोटे छोटे एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल, इसको जो है इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, अलगी के ऊपर, तो इनको खा लिया। अलगी को जो है कौन खाया, स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश ने इसको खा लिया, और स्मॉल फिश को बड़ी फिश ने खा लिया, और बड़ी फिश को हम ह्यूमन खा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो जो डीडीटी है या कोई भी पेस्टिसाइड है, किसके पास वापस घूम के आ जा रहा है, ह्यूमन के पास ही आ जा रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि जो है इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है हमें कि वो घूम फिर कर हमारे पास ही आएगा। कहते हैं ना, जैसा करनी वैसा भरनी। तो आप जो नुकसान करेंगे एनवायरनमेंट को, तो ये साइकिल बनी हुई है, वापस हमारे पास ही आएगी। तो हम क्यों ना पहले ही सतर्क रहें कि ऐसी गलती ना हो जिससे हमारे ही हेल्थ को, हमारे ही इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अब देखिए जो है ये पोल्यूशन, आप ये फ्यूम है, इंडस्ट्रियल जो है पोल्यूशन है, ठीक है, कितनी मात्रा में ये जो है स्मोक निकल रहा है, फ्यूम निकल रहा है। अब ये देखिए केमिकल वेस्ट इंडस्ट्री से बाहर आकर के किस में मिल रहा है, वाटर बॉडी में मिल रहा है। वाटर बॉडी जाकर के, ये मान लीजिए छोटी सी स्ट्रीम है, रिवर स्ट्रीम है, जाकर के बड़ी रिवर मिलेगा, बड़ी रिवर सी में जाकर मिलेगा। तो कितने जीवों को प्रभावित कर रहा है, कितने लाइफ को प्रभावित कर रहा है। तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। सो ठीक है ना। तो हमने देखा जो है कि यदि ये केमिकल पोल्यूशन जो है, पॉल्यूटेंट्स जो हैं, एक बार जो इन्वायरमेंट में आ जाएं तो इनको हटाना बड़ी मुश्किल है, ठीक है ना। ओके, these pollutants cannot be degraded by natural processes. These pollutants cannot be degraded by natural processes and are harmful to living organism, ठीक है ना। मैंने बताया कैसे हार्मफुल होते हैं, और इनको आसानी से नहीं हटा सकते हैं, इनके लिए फिर एक मिशन ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और मिशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो कितना नुकसान है, हाँ, मनी का नुकसान है, हेल्थ का नुकसान है, इन्वायरमेंट को नुकसान है, ठीक है। सो इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, pollutants originate from a source and get transported by air, water or dumped into
द सॉइल बाय ह्यूमन बींग्स। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उन एक किसी एक सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं, और एक बार ओरिजिनेट हो गए तो कैसे, बाय एयर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, या फ्रॉम वाटर बॉडी, वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और नहीं तो हम ह्यूमन भी क्या करेंगे, उसको एक जगह उठा करके जो है, कचरे को उठा करके, वेस्ट को उठा करके हम जहाँ ले जाकर डंप कर देते हैं, सोचते हैं कि हमारी छुट्टी हो गई इनसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पड़ा रहता है। फिर कभी कभी ये वो तो डिग्रेड नहीं हो रहा है, वहाँ से फिर एक अलग तरह का ही पोल्यूशन क्रिएट होता है, वो वहाँ से फिर जो है गैस फॉर्म में निकलना शुरू हो सकता है, बिकॉज ऑफ द सन हीट, because if somehow it happens to get burn, तो यदि किसी ने आग लगा दी या कैसे भी उसमें आग लग गई, या हीट की वजह से, या डिकम्पोज होने के बाद भी उसकी वजह उसमें से गैसेज रिलीज होती ही रहती हैं, तो हमें अल्टीमेटली वो एनवायरनमेंट में वो स्प्रेड हो रही हैं, तो हमें नुकसान होना है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है यदि किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे करना है कि हम उसको रीयूज करें, ऐसी चीज़ों का यूज करना है जो इसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं कि जैसे प्लास्टिक है, एक माइक्रो थिकनेस की प्लास्टिक जो है बैग हम यूज़ करते हैं और एक बार लाते हैं, जैसे आपने ग्रॉसरी आइटम के लिए गए और वहाँ से एक पॉलीथीन में अपना सामान लेकर आए और यहाँ पर जाकर डस्टबिन में फेंक दिया, तो वन टाइम यूज़ हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। आप गए सब्जी मार्केट गए और थैली में जो सब्जियाँ लेकर आए और उसको यूज़ किया और सब्जी यूज़ किया और उसको प्लास्टिक बैग तो फेंक दिया, मतलब वन टाइम यूज है, बार बार यूज नहीं कर सकते। तो हम इससे क्या है, वही हम जो यदि थोड़ा प्रिकॉशन रखें और हम जो है क्लॉथ बैग ले जाएं, ठीक है, या हम जो है थोड़ा मैक्रो थिकनेस की जो है प्लास्टिक बैग यूज करें, जिसको हम जो है आसानी से पिक कर सकते हैं, जो है जो रैक पिकर्स होते हैं या कचरे वाले, उनको आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं, रिसाइकिल हो जाए, या हम उसको बार बार कम से कम एक बार यूज ना करके 10 बार यूज कर लें, तो हम जुडिशली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज का, तो उस तरह से भी कुछ चांस है कि हम कम से कम जो है पॉल्यूशन फैलाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हूँ। तो इसका मतलब हम रिड्यूस कर लें किसी तरह से उसको, ठीक है, तो रीयूज कर सकते हैं और उसको रिड्यूस कर सकते हैं, फिर उसको रिसाइकिल करके फिर से हम रीयूज करें, तो उसका जो है ऐसे में जो है पोल्यूशन कम हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए ये जो है ई वेस्ट, हम आज की दुनिया में हम इससे बहुत परेशान हैं। ई वेस्ट मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप है ना, देखिए इसमें प्रिंटर, टीवी, ये मॉनिटर है ना, आप मोबाइल्स हैं, सीपीयू है, ये सीडी, ये सब हम लोग यूज करते हैं, और आफ्टर सम टाइम ये हमारे किसी न किसी वजह से ये खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो अब इनको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और ऐसे कचरे में पड़े रहते हैं। तो हम समझते हैं कि हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इसमें क्या है, रेडिएशन हो सकता है, कुछ न्यूक्लियर सब्सटेंसेज हो सकती हैं जो इसमें जो है हमें हार्म पहुंचा सकें। तो इनका जो है अच्छे से इनको डिस्पोज करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो है हम यदि ई वेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसको जुडिशियली सोच समझ के क्या है उसको डिस्पोज करना है, और इसका इकट्ठा करके कैटेगरी वाइज उसको बांट के उसको जो है जो कबाड़ी वाले को देना हो तो दीजिए, नहीं तो कोई सेंटर है वहाँ उसको दे दीजिए, ठीक है। चलिए, नाउ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ठीक है, तो हमने पीछे जो है क्या पढ़ा, केमिकल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो इन्वायरमेंट, अब हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आगे सब सेक्शन पढ़ेंगे क्या, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में तो हमने मेन देखा, लेकिन इन्वायरमेंट पोल्यूशन का अब सब सेक्शन देखेंगे कि भाई एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन देखेंगे अब, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर पोल्यूशन मतलब एटमॉस्फेयर में होने वाला पोल्यूशन। तो द एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नॉट ऑफ द सेम थिकनेस एट ऑल हाइट्स। अब पहले हम ये पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है क्या है और इसको हम कितने अलग अलग लेयर्स में बांटा है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हाँ हैं अर्थ के ऊपर, तो उनको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है अर्थ के चारों तरफ, उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसके ऊपर जो है लेयर जो है ट्रोपोस्फियर, जहाँ
पॉज हो जाता है, उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। उसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्सेंट्रिक आपको स्फीयर दिख रहे हैं। तो यहाँ तो फर्स्ट जो स्फीयर है उसको जो ट्रोपोस्फीयर कहते हैं वो 10 to 15 किलोमीटर हाइट पर है अर्थ के सी लेवल से, ठीक है। सी लेवल से, अर्थ के सी लेवल से 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर है। हम तो ये नहीं है कि अर्थ के चारों तरफ जो है एक ही बराबर ये जो है थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की। इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा होती है इसकी थिकनेस, 15 किलोमीटर तक इसका होता है इक्वेटर पर जो है, क्योंकि वहाँ पर जो है हीट ज़्यादा होती है सन की वजह से। तो वहाँ पर जो है जो ट्रोपोस्फेयर का जो है लेवल जो है हाइट जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है ट्रोपोपॉज आता है, लास्ट जिसका एंड होता है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। उसके बाद हमारा जो है स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है, जो कि जहाँ ट्रोपोपॉज खत्म हुआ वहाँ से 14 किलोमीटर नेक्स्ट हाइट तक, एलिवेशन तक, वो जो है स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हम ये देखेंगे कि अब सारी जो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, स्टॉर्म हुआ, है ना, एयर जेट्स हुए, वो कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती हैं, ठीक है। ये जो विदरिंग फिनोमिना है ये भी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। आप देखे होंगे। अब दूसरा जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें जो है आपको जो है एयरप्लेन उड़ाई जाती है। एयरक्राफ्ट जो कहाँ उड़ते हैं? बादल के ऊपर होते हैं। दैट मीन्स जो ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है उसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फियर में हमारा एयरक्राफ्ट उड़ाया जाता है। क्यों उड़ाया जाता है? ताकि किसी प्रकार का जो है डिस्टर्बेंस ना हो। एक क्लाउड बस्ट हो गया, या जो है आप समझिए ये इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, थंडर स्टॉर्म्स ना हो, उस तरह की जो है विदर बैड बैड वेदर का इफेक्ट ना आवे जो है आपके एयरक्राफ्ट के फ्लाइट के दौरान, ठीक है ना। चलिए, सो द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ह्यूमन बींग्स along with other organisms live is called the troposphere. So this is the lowest part of the atmosphere in which we live together with the other animal, other organisms, living beings, ठीक है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, अराउंड 10 किलोमीटर मैंने बताया, क्योंकि अलग अलग जगह पर बदल सकती है इसकी हाइट, ठीक है। आपके बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। इसी लेवल से ऑन एवरेज 10 किलोमीटर है, तो इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा होता है, 12 to 15 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर इज ए टर्बुलेंट डस्टी जोन कंटेनिंग एयर मच वाटर वेपर एंड क्लाउड, जैसा मैंने बताया। ट्रोपोस्फियर में सारी वेदर फिनोमिना होती है, टर्बुलेंट होता है, एयर जेट्स होती हैं, ठीक है। हाँ, इसमें मानसून का जो है विंड्स होता है। तो अलग अलग जो है वेदर फिनोमिना इसी स्फीयर के अंदर होता है, ठीक है। दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रांग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन, ओके। एबव द ट्रोपोस्फियर, अब देखिए हमारा ये अर्थ है, ठीक है ना। अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जो है पहला जो लेयर हमने बनाया ये ट्रोपोस्फियर का, उसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फियर है, थर्ड जो मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर। तो अभी हम पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ेंगे जब स्ट्रेटोस्फियर, तो उसमें पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो एबव द ट्रोपोस्फियर बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर एबव सी लेवल लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। जहाँ आपका ट्रोपोस्फियर खत्म हो गया, ट्रोपोपॉज आ गया, ट्रोपोपॉज जो आने के बाद 40 किलोमीटर तक कितना क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर होता है, ठीक है। इसका एलिवेशन कितना हुआ? 40 किलोमीटर, ठीक है, एबव द ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर में ही ओजोन की लेयर होती है, ठीक है। ओजोन जो है ट्रोपोस्फियर में होता है। ओजोन क्या होता है भाई? ओजोन जो है क्या होता है? O3, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बना होता है। और ये जो है हमें बहुत ही हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आती हैं? सन रेज में होती हैं। सनलाइट के अंदर जो है यूवी रेज होती हैं, वो आ रही हैं सन के यहाँ, सन के पास से, सन से आ रही हैं। और वो स्ट्रेटोस्फियर है जिसमें ओजोन की लेयर पूरी मौजूद होती है, जो कि यूवी रेज को ऑब्जर्व कर लेती है, फिल्टर आउट कर लेती है। और यूवी रेज को ऑब्जर्व करने के बाद जो लाइट हमारे तक पहुँचती है वो हमारे लिए सेफ रहती है। अदर अगर जो है ओजोन लेयर ना हो तो यूवी लाइट आएगी हमारे पास, तो क्या हम लोग सुरक्षित रहेंगे? नहीं,
हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। हमें यूवी रेस जो है बहुत ही बैड इफेक्ट डालेगी, हमारे स्किन डैमेज हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, और प्लांट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो समझिए कि जो है स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन का जो लेयर है, जिसमें स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर कितना बड़ी भूमिका निभाता है, कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमें इस ओजोन को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें किसी हालत में इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन देखिए, हमने जो है इसको नुकसान पहुंचा दिया है, ठीक है ना, नुकसान पहुंचा दिए हैं। अब लोग इसमें ओजोन में होल हो चुका है। ठीक है, और कोरोना का देखिए, कोरोना टाइम में जो है ओजोन में जो होल था वो रिकवर हो रहा था। तो अब सीधा सा बात है कि ओजोन में होल का जिम्मेदार कौन है? वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओजोन होल। यदि हम लोग अपनी बैड एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पर थोड़ा कंट्रोल करें, हाँ, तो हम ओजोन को फिर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल वेपर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होता है? डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन एंड ट्राई ऑक्सीजन, दैट इज ओजोन, एंड सम लिटिल वाटर वेपर, राइट? ठीक है ना। चलिए, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज जनरली स्टडीड एज ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है, हम जो है इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक। मतलब ट्रोपोस्फेयर में क्या पोल्यूशन हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो, और फिर नेक्स्ट लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पोल्यूशन है। तो अलग अलग पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, the presence of ozone in the stratosphere prevents about 99.5% of the sun's harmful ultraviolet rays। तो बताया मैंने जैसे कि 99.5% अल्ट्रावायलेट रेज को, सन की रेज जो होती है, यूवी रेज, उसको क्या करता है? बचा लेता है, प्रिवेंट्स करता है पहुंचने से, फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस एंड अदर एनिमल फ्रॉम इट्स इफेक्ट। ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है ओजोन लेयर जी। और ये ओजोन लेयर क्या है स्ट्रेटोस्फीयर में। नाउ द ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन पढ़ते हैं भाई, डिटेल में पढ़ते हैं ट्रोपोस्फीयर में क्या क्या पोल्यूशन हो रहे हैं। तो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड गैस पार्टिकल्स इन द एयर। तो अब जो है पोल्यूटेंट्स जो है सॉलिड्स हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो तो द फॉलोइंग आर द मेजर गैसियस पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो कौन कौन से गैसियस जो है पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन में भूमिका निभाते हैं, दैट मीन्स दे कंट्रीब्यूट टू द ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। तो फर्स्ट गैसेस पढ़ेंगे, उसके बाद सॉलिड पढ़ेंगे। तो गैसेस में क्या है? गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? दीज आर एक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट्स। तो ये सब जो है क्या है? गैसियस फॉर्म ऑफ द पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? सॉक्स, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नॉक्स, इसको शॉर्ट में ऐसे करते हैं सॉक्स, NOx, नॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओजोन है। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, दीज आर डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक। ठीक है ना। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में जो है क्या क्या है? डस्ट है, मिस्ट है। ठीक है, मिस्ट समझते ही होंगे, नहीं समझते? कुहासा, ओस की बूंदे, ठीक है, इसको मिस्ट बोलते हैं। फ्यूम्स, अभी देखिए आपको ठंडी में, अब दिल्ली का हालत देखिए क्या होता है। जब विंटर आता है तो आपको जो, क्यों, वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है वहाँ पे। तो आप देखिए दिल्ली में स्थिति ऐसी है कि आप ठंडी में जो है आपको जो है 3-4 मीटर दूर का आदमी नहीं दिखता है। ठीक है, ऐसी हालत है। तो इसका मतलब कौन जिम्मेदार है? मिस्ट को, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जिम्मेदार है, क्योंकि वो जो है दे प्ले एज ए सेंटर, न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं वो। पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, एरोसॉल्स होते हैं, उसके ऊपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इकट्ठा हो जाते हैं और जो है पूरा जो है एक लेयर बना लेते हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो है ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, आगे का जो है चीज़ें दिख नहीं पाती हैं, दैट इज डेंजरस, राइट। ठीक है। सो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कौन कौन से हैं? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड। तो फॉसिल फ्यूल जो हम यूज करते हैं उसको जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन स्पेसीज सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस दैट इज पॉइजनस टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, ये जो है कैसे प्रोड्यूस होती है? फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम्स, ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। ठीक है ना? क्यों आते हैं फॉसिल फ्यूल, क्यों कहते हैं? फॉसिल से ही प्राप्त किए जाते हैं ना। कोल क्या है? फॉसिल है। अब इसको हम एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल हो गया। पेट्रोलियम से, वो भी जो है अंडरग्राउंड से आता है, तो फॉसिल की वजह से ही प्रोड्यूस हुआ है पेट्रोलियम, तो उसको हम एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल हो गया। तो इसको हम जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज हार्मफुल टू ऑल ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द प्लांट्स। ठीक है। It has been reported that even a low concentration of sulfur dioxide causes respiratory diseases like asthma, bronchitis, emphysema in human beings। तो ये सब जो है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ये एम्फीसीमा लंग्स का प्रॉब्लम है। तो ये जो है हमारे पूरे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देती हैं, हार्म पहुंचाती हैं, इफेक्ट पर डालती हैं। अस्थमा वो भी श्वसन प्रॉब्लम है, और जो है आपका ब्रोंकाइटिस, आपका जो है पूरा जो है लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। एम्फीसीमा ये भी डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जो कि ह्यूमन में हो जाता है। हम सोचते हैं कैसे हो गया भाई, आपको जब आपको तो रीजन पता नहीं, बस हो गया आप जानते हैं, लेकिन इनकी वजह क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड काजेज इरिटेशन टू द आईज रिजल्टिंग इन टीयर्स एंड रेडनेस। तो आप सल्फर डाइऑक्साइड कहीं आपको ज़्यादा मात्रा में आपको फेस करना पड़े तो आंखों में जलन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। ठीक है। और आंसू गिरते रहते हैं, टीयर्स। ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लीड टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स विच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। तो इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ जो है सल्फर डाइऑक्साइड होगा जिस इन्वायरमेंट में, जहाँ पर, तो वहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर क्या हो गए? स्टिफ हो जाएंगे, उनके पेटल्स स्टिफ हो जाएंगे, और यहाँ तक कि वो प्लांट से छोड़ के गिर जाएंगे। अब प्लांट से गिर जाने के बाद अब ना उसमें फ्रूट्स नहीं लगेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। ऑन कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज स्लो। तो इनका ऑक्सीडेशन जो है सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ही स्लो है। जब तक उसमें कोई कैटलिस्ट का यूज ना हो उनको डिकम्पोज करने के लिए, तब तक वो आसानी से जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इनका फॉर्म नहीं चेंज होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही स्टेबल गैस है ये SO2। तो लेकिन जो है हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन पोल्यूटेड एयर कैटलाइजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं पोल्यूटेड एयर में क्या होता है, उसको जो है कैटलाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देते हैं। जैसे 2SO2 प्लस O2 मिक्स 2SO3। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। नाउ द रिएक्शन कैन आल्सो बी प्रोमोटेड बाय ओजोन एंड डाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2। ठीक है। ठीक है जी। तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से भी देखिए, जैसे SO2 है उसमें H2O2 मिला दिया, लिक्विड है H2O2। H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बहुत जगह यूज होता है, फेशियल में यूज करते हैं, और जो है आपको क्लॉथ में, इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है। तो ये दोनों SO2 प्लस H2O2 मिल के आपको क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है। अभी एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या बाइड इफेक्ट आता है। और SO2 प्लस ओजोन O3 दोनों गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करके क्या होंगी? SO3 बनाएंगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, हमने देखा कि जो है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हम ह्यूमन एज वेल एज प्लांट के ऊपर। ह्यूमन को जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज हो जाते हैं लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है। और प्लांट में भी उनकी पत्तियों को स्टिफ कर देती हैं,
और इसकी वजह से उनको फोटोसिंथेसिस जो है रुक जाता है, स्लो हो जाता है और वो डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे। डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, ठीक है। अब यहाँ पर डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन के जो है एटम तो स्टेबल नहीं होते, तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं, O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन के N2 के फॉर्म होगा, ऑक्सीजन को O2 फॉर्म में मिलेंगे। तो ये जो है हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एयर के। क्यों? नाइट्रोजन 78% मिलता है एनवायरनमेंट में और ऑक्सीजन 21%। अब दोनों मिलके ही कितने हो गए बताइए, आप ही बताइए। 78 + 21 तो 99% जो है क्या आपके जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। और इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और बाकी जो है 1% में ही अदर गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इसी से होता है, लेकिन वो है कितनी, अभी नॉर्मल सिचुएशन में 0.03% होती है, ठीक है। फिर भी थोड़ी सी इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की तबाही आ जाती है कि नहीं। तो देखते हैं, दीज गैसेज डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर एट नॉर्मल टेम्परेचर। अभी दोनों गैसेज इतनी ज़्यादा मात्रा में है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है इतने इन्वायरमेंट में, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, ये भी देखिए। और फायर को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और नाइट्रोजन भी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इनको जो है ये नॉर्मली जो है एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन यदि इनको टेम्परेचर मिल जाए, एक खास टेम्परेचर, दोनों से रिएक्ट कर सकती हैं, तो ऑक्साइड बना लेती हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड तभी बनेगा जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगी, और रिएक्ट तभी करेंगी जब उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन होगा, दैट इज द की 1483 केल्विन का यदि टेम्परेचर मिल जाए इनको या उससे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन का नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो अभी देखते हैं, एट हाई अल्टीट्यूड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब बिजली कड़कती है तो दे कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आप ऊपर जाएंगे ऊंचाई पर तो भाई लाइट स्टैकनिंग होती ही है, ठीक है। लाइक थंडर स्टॉर्म होता है, लाइट स्टैकनिंग होती है, तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब समझिए जैसे सन के टेम्परेचर का थोड़ा पार्ट जैसे समझ लीजिए, वहाँ इतना जो होता है, मतलब वहाँ प्लाज्मा भी क्रिएट हो सकता है, तभी तो वहाँ पर जो है ऐसा लाइट क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट आयन NO3- which is washed into soil where it serves as an fertilizer। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नाइट्रेट फॉर्म में हो जाता है और उसी से जो है वो जो है फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, वो सॉइल में मिल जाता है और फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। एंड इन एन ऑटोमोबाइल इंजन एट हाई टेम्परेचर व्हेन फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन कंबाइन टू यील्ड सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड्स। तो ऑटोमोबाइल में जो है समझ जाइए कि जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होता है, क्योंकि उसमें भी इंजन तो हाई टेम्परेचर पर जाती है, तो वो जो है कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, NO, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, कैसे, एक रिएक्शन देख लीजिए, N2 + O2, 2NO, 2NO + O2, 2NO2। तो NO रिएक्ट, जैसे ही NO बनेगा इंस्टेंटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द NO2। पहले NO बना, N2 + O2 रिएक्ट किया इतने टेम्परेचर पे, डायरेक्टली नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा जब तक जो है 1483 केल्विन का टेम्परेचर नहीं अटेन हो जाता है, तब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा। लेकिन यदि नाइट्रिक ऑक्साइड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। तो मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो आसानी से बन जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है 2NO + O2, 2NO2 हो गया। नाइट
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फास्टर व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन। लेकिन यदि ओजोन है अवेलेबल तो नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका मतलब यदि ओजोन लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में नाइट्रिक ऑक्साइड है और ओजोन भी है तो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है फटाफट बन जाएगा। फास्टर है, रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फास्टर है। NO+O3 NO2+O2 काम हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। सो बच्चों जो है हमने कुछ रिएक्शन दिखाया है यहाँ पर, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है और हमने एक्सप्लेन किया ये कैसे रिएक्शन हो रहे हैं। तो आप लोग इसको नोटिस कीजिए और ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और कंपटीशन में भी पूछता है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है, अब तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, इनके रिएक्शन को समझना है, ठीक है। हमने एक्सप्लेन किया है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और आपको समझने में आसानी मिलेगी। The irritant red haze in the traffic and congested places is due to the oxides of nitrogen। आपने देखा होगा, ये पिक्चर को देखिए, रेड हेज, अभी धुंधला धुंधला जो है कुहासा होता है, आपको लाल रंग का ये क्यों हो जाता है, लाइट पड़ती है तो लाल लाल दिखता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। कौन कौन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इनके प्रेजेंस की वजह से ही ये रेड हेज बनता है, जो कि हमें परेशानी करता है, चमकता है, मुझे मुश्किल होती है देखने में। तो द हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, प्लांट को डैमेज करता है, फोटोसिंथेसिस को स्लो कर देता है, रिटार्ड मतलब उसको स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट को फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्लांट डिके हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है। और प्लांट डेड हो गए तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो फिर हम मुश्किल में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए लंग इरिटेंट दैट कैन लीड टू एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज इन द चिल्ड्रेन। और डायरेक्टली जो है ये जो है लंग इन्फेक्शन को भी करता है, और ये सीरियस जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बच्चों में पैदा करता है। इट इज ए टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज, इट इज ए टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज ऑल्सो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है टेक्सटाइल के लिए भी नुकसानदायक है, मेटल्स के लिए भी नुकसानदायक है। अभी हम पढ़ेंगे, ताजमहल का केस भी पढ़ेंगे क्या हो रहा है इसमें। हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन। सी एच के जो भी आप मालिक्यूल बना लीजिए, कंपाउंड बना लीजिए, ठीक है, सी एच, CH2, CH3, CH4, हाँ, आप ऐसे डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं जो कि अवेलेबल है। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली एंड आर फाउंड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल। तो ये हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं, जब उनका पूरी तरह से कंबशन नहीं होता है ऑटोमोबाइल के अंदर, जैसे हम लोग जो है पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, फॉजिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से नहीं जलते हैं, तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। तो हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक, सोचने वाली बात। कार्सिनोजेनिक मतलब दे आर द काज टू, दे कैन काज द कैंसर। कार्सिनोजेनिक मतलब दे जनरेट द कैंसर सेल्स, तो कैंसरस होते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेनिक मतलब वो जो है आपका जो हाइड्रोकार्बन की वजह से कैंसर हो जाता है, डायरेक्ट बोले तो, ठीक है। देखिए, तो इसका मतलब हमारे ऑटोमोबाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये कैंसर का वजह है। डायरेक्टली किसी को पता कहते हैं कि भाई ऑटोमोबाइल से हमें कैंसर हो रहा है तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स जो जनरेट हो रहे हैं वो तो इस रिस्पॉन्सिबल है कैंसर जनरेट करने में, कैंसर जो है करने में। तो इसका मतलब हमें जो है यदि ये कहें कि हमें ऑटोमोबाइल को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, फॉजिल फ्यूल्स जिसमें यूज हो रहे हैं, तो देखिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलने लगा है, सोलर जो है कार्स लगी हैं, ये तो अच्छी बात है। और इलेक्ट्रिक पावर्स जो है
वाली जो है कार्स डेवलप हो रही हैं और आ भी गई हैं, बाइक तो आ ही गई हैं, स्कूटर आ गए हैं। तो ये सब चीज़ अच्छी है, अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन ये तो बहुत देर हो गया, बहुत सारे हमारा इफ़ेक्ट आ चुका है हमारे इन्वायरमेंट में, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, कि हम जो है इनसे जल्दी से जल्दी इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। दे हार्म प्लांट्स बाय काजिंग एजिंग, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड ट्विग्स। तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स को कैसे हार्म करते हैं, वो उनको एजिंग कर, जल्दी से उनका एज बढ़ाने, जैसे तो वृद्धावस्था उनके में आ जाता है जल्दी से। कैसे, वो टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी लिप्स जो है सेट कर देते हैं, फ्लावर को सेट कर देते हैं, और ट्विग्स, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, छोटे छोटे जो उनके पार्ट्स होते हैं, उसके ब्रांचेज होते हैं, उनको जो है डैमेज कर देते हैं। कौन? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो अभी ये पोल्यूशन जो ऑटोमोबाइल की वजह से हो रहा है, उससे जो है ह्यूमन को भी खतरा है और प्लांट्स को भी खतरा है। ठीक है ना। चलिए, नाउ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो है, मतलब उसमें दो दो तरह के ऑक्साइड पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कोई बच नहीं सकता, ये हर जगह मिल जाती हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एयर पॉल्यूटेंट्स। इट इज़ ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ हैं, आपके आसपास में कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, क्योंकि कलरलेस है और ऑर्डरलेस भी है। सुगंध नहीं आएगा इसका कि कोई गैस रिलीज हो रही है तो हम पकड़ ले कि नहीं है यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपके किचन में बन जाती है। ठीक है। इसलिए हम आपको बताएंगे किचन क्या होना चाहिए, एयर ही होना चाहिए। देखिए, and highly poisonous to living beings because of its ability to block the delivery of oxygen to the organs and tissues। अब इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में कि कैसे जो है हमें हमारे हेल्थ को जो है इफेक्ट करती हैं। पहले देखते हैं कि ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही है। पहले देखिए, आपको जो है किचन में प्रोड्यूस हो जाती हैं। किचन जो है हमेशा एयर ही रखना चाहिए। तो इसलिए अगर स्टॉप स्टोव्स यूज है, यहाँ आपको जो है स्टोव जो है फॉजिल फ्यूल जला रहे हैं, जो केरोसिन ऑयल वगैरह वगैरह, तो उस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो है वुड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फ्यूल के लिए। ठीक है। और उसके ऊपर जो है आपको जो है क्या करना चाहिए, किचन को एयर ही रहना चाहिए, विंडोज रहनी चाहिए, किचन क्लोज नहीं होना चाहिए किसी स्थिति में। क्योंकि यदि गैस बन रही है और उसी में गैस निकलने का जो है रास्ता नहीं मिलेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये कलरलेस और ऑर्डरलेस है। आपको जो इनहेल कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा और आप जो है बेहोश हो जाएंगे, और उसी में आपको जो है खतरा हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। ठीक है। तो किचन को जो है एयर ही बनाना है सबसे पहले। ठीक है ना। क्योंकि हर जगह डेली आपको जो है किचन यूज़ होता है, बिना किचन के तो कोई हमारा ह्यूमन बींग जो है लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है। इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हमें किचन को एयर ही बनाना है, विंडोज़ बनाने हैं, और जो है एयर का आना जाना, वेंटिलेशन कंपलसरी है। ठीक है। फैक्ट्रीज में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती हैं। आप देखिए कार इंजिन्स भी, तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करती हैं। ठीक है। आपको दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए। ये जो है आपको ये केस जो है आपने सुना होगा या नहीं पता नहीं। जो है पहले जो है, ये आप देखिए कार है, कार का विंडो के ऊपर ये जो है, ये देखिए जो पैन लगा हुआ है, ये पहले नहीं हुआ करता था। समझ रहे हैं। तो पहले जो है सीधे ग्लास जो है ऐसे चढ़ा देते थे और कार क्लोज हो जाती थी एकदम। पानी बारिश होगा तो आपको पानी नहीं घुसेगा। ठीक है, इसलिए लोग चढ़ा देते थे। लेकिन आप मान लीजिए कार जो है आपके कहीं पानी एरिया में फंस गई है, बरसात हो रही है, फंस गई है, आपका इंजन चल रहा है, तो आपका जो है अब कार जो है पानी में आधी डूबी है और इंजन भी स्टार्ट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी? आपके कार के अंदर ही फील होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कार के अंदर फील होगी और आप कार में आराम से बैठे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, आप यू आर अनवांटेडली, अननोइंगली आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको जान के खतरा है। आप बेहोश हो सकते हैं, उसी में आपका जान जा सकती है, डेथ हो सकता है। और ऐसा एक्सीडेंट जो है हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ था।
तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, विंडो को ऊपर जो है ऐसा बनाना कंपलसरी कर दिया, सो दैट कि आप बारिश हो तो भी जो है आपको कंपलसरी पूरा विंडो टच करके क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा विंडो माइनर जो है थोड़ा सा ओपन होने से गैस बाहर निकलती रहेगी और फ्रेश एयर अंदर जा आती रहेगी, तो आपको जो है हेल्थ को कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं बनी है, ये इसका एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो है केस हुआ था, कई गई थी, तो ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। ठीक है, और हमने ये पिक्चर दिखाने के लिए लगाया कि किचन को कैसे एयरी बनाना है, विंडो रहनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ से हमने पढ़ा हाईली अपोजनस टू लिविंग बींग्स बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स। ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती हैं। कैसे, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बन। ये तो हमें पता ही है, कार्बन के इनकम्प्लीट कंबसन से प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन हम कैसे, तो जैसे हम लोग जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी देखिए, तो जब हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है, इट बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, विच इज़ अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। जनरली जो है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, उससे जो है 300 टाइम्स जो है ज़्यादा स्टेबल जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इन ब्लड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रीचेज अबाउट 3 to 4%, जब 3 से 4% जो है ब्लड के अंदर ये कंपाउंड हो जाता है, तो उस स्थिति में द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज ग्रेटली रिड्यूस। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाता है, उसकी कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है। तो क्या होगा, दिस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू हेडेक, वीक आईसाइट, नर्वसनेस एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। इसकी वजह से क्या होगा, आपको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रहा है बॉडी पार्ट्स में, तो क्या होगा, हेडेक शुरू हो जाएगा। पहले तो ब्रेन को कुछ प्रॉब्लम होगा, हेडेक शुरू हो जाएगा, आपकी आई साइट कमज़ोर हो जाएगी, नर्वसनेस फील करेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर मतलब आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो पंप कैसे करेगा। ठीक है, उसको एबिलिटी चाहिए ना, ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी, उसको तभी तो ऑक्सीजन के थ्रू ही मिलेगा उसको। तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है तो हार्ट को प्रॉब्लम होगा। दिस इज द रीजन वाई पीपुल आर एडवाइज नॉट टू स्मोक। तो अब ये स्मोक का यहाँ वजह भी है कि आप जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ हम ही को नुकसान है। आपको बता दें, जो आसपास रहते हैं लोग, उनको भी नुकसान होता है। सो डोंट स्मोक इन द पब्लिक प्लेसेस। आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने भी स्कूल और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उनके आसपास 100 मीटर के दायरे में जो है स्मोकिंग भी बैन कर दिया है इसी वजह से। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने कवर कर लिया। अदर सोर्सेज विच प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कोल। कोल के इनकम्प्लीट कंबसन से भी प्रोड्यूस होता है, फायरवुड से होता है, पेट्रोल से होता है, हमने बता ही दिया था। द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये तो बात है ही, मेनी व्हीकल्स आर प्योरली मेंटेन्ड एंड सेवरल हैव इनएडिक्वेट पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटिंग गैसेज। तो आप देखिए, मेन जी जो है, सब लोगों को तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना चाहता है, सबके पास अपनी खुद की कार होनी चाहिए, खुद का मोटरसाइकिल मोटर बाइक होना चाहिए। ठीक है, और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा तो एक बस एक बार में जो है कम से कम जो है 50 यात्रियों को बैठा सकती है। तो आप जो है 50 गाड़ियाँ एक साथ चलने से तो रुक गई, एक ही गाड़ी से 50 लोग चले गए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से इस तरह की प्रॉब्लम जो है, इन्वायरमेंट को हम जो है पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, है कि नहीं। आपको ज़रूरत है तो आप लीजिए, कोई रोक तो नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर ये देखना है कि जो है नुकसान हो ही रहा है, लोग शौक से ही ले लेते हैं ना। So, in pregnant women who have the habit of smoking, the increased carbon monoxide level in blood may induce premature birth
स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस एंड डिफॉर्म्ड बेबीज। तो जेंट्स में तो जो होता है यदि प्रेग्नेंट लेडी जो है स्मोक करने लगे या उसको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिच इन्वायरमेंट में रहना पड़ गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसका प्री मैच्योर बेबी डिलीवरी हो सकता है, ठीक है। उसको बार बार एबॉर्शंस हो सकता है, मतलब बेबी कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, ठीक है। और बेबी यदि डिलीवरी हो भी जाती है तो बेबी का डिफॉर्म होने में खतरा आता है, डिफॉर्म हो सकती है, उसका जो है कुछ ना कुछ डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो है स्मोकिंग करने से प्रेगनेंसी भी नहीं आती है, जैसे किसने बता दिया ना, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस हो जाते हैं। मतलब जो स्मोकिंग कर रही हैं लेडीज़ जान लें उनको जो है प्रेगनेंसी होने में खतरा है, प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। कहते हैं क्या वजह है। इवन जो है सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, कोई भी चीज़ खाने से, इस तरह का चीज़ आप खा रही हैं लेडीज़ खासकर, तो उनको भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है। तो यही सब वजह है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, निकोटीन भी होता है, ठीक है। नाउ चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। उसका जनरेशन कैसे हो रहा है, उसका जो है हार्मफुल इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ पर कैसा इफेक्ट आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी है कार्बन मोनोऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो है ये कलरलेस ऑडरलेस गैस है, ठीक है। अभी बताइए, एलपीजी गैस आप यूज करते हैं किचन में कुकिंग के लिए, तो क्या एलपीजी गैस जो होती है वो स्मेल करती है, खुद का उसका स्मेल होता है। यदि नहीं होता है तो कैसे पता चल जाता है कि हाँ गैस लीक हो रही है। आप ये बताइए कि उसमें कौन सा सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसकी वजह से हमें जो है पता चल जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, मुझे अब पता चलेगा कि आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता है, ठीक है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय respiration, burning of fossil fuels for energy, and by decomposition of the limestone during the manufacturing of the cement। तो प्रोड्यूस इन द इन्वायरमेंट बाय रेस्पिरेशन, कैसा रेस्पिरेशन। अरे भाई हम लोग जो सांस लेते हैं तो हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, हम तो एयर इनहेल कर लिए और अपना ब्रीदिंग करने के बाद जो है अपना हेल्थ बना लिए, लेकिन हम जो रिलीज करते हैं गैस उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ज़्यादा मात्रा में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हम लोग रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में ही तो आ रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इन्वायरमेंट बाय द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से होता है, फॉसिल फ्यूल्स को हम जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगा, इनकम्प्लीट होगा तब, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। लेकिन जब पूरी तरह से जल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन जो है चूना पत्थर, जब हम उसको जो है डिकम्पोज करते हैं किसके लिए, सीमेंट बनाने के लिए, तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। इट इज़ आल्सो एमिटेड ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शंस। तो अब वोल्केनो इरप्ट होगी तो उसमें तो बहुत सारी गैसेज रिलीज होती हैं, उसमें जो है सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी तो ज़्यादा रहता है वहाँ पे। और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसें रिलीज होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द गैसेज रिलीज ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फियर ओनली। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सिर्फ ट्रोपोस्फियर के अंदर ही है, स्ट्रेटोस्फियर में नहीं है। ओजोन है वहाँ, ठीक है, लेकिन वहाँ चली गई तो क्या होगा, ओजोन का तो खतरा। तो ओजोन वहाँ जाएगी नहीं, गर्मी से ओजोन को जा रहा है, खतरा हो रहा है। नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट 0.03%, मैंने बताया था। 99% कितना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके ही है गैसेज, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इतना हाहाकार मचा है, ग्लोबल वार्मिंग कितना परसेंट है, नेचुरली 0.03% है। फिर भी थोड़ी सी मात्रा इसकी बढ़ जाए तो हम लोग कितना परेशान हैं, समझ जाइए। कुदरत ने कितना जो है बैलेंस करके इस नेचर को बनाया है, तो ये सोचने वाली बात है। एकदम बैलेंस करके एक एक चीज़ स्केल पर रखा हुआ है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे आपको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, ठीक है। सो डोंट प्ले विद द नेचर।
Okay, with the increased use of fossil fuels, a large amount of carbon dioxide gets released into the atmosphere. आप ज़्यादा जलाइए फॉसिल फ्यूल्स, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, फिर देखिए क्या इंजॉयमेंट मिल रहा है. एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज रिमूव्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड दिस मेंटेन्स एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कुछ प्लांट कर ले रहे हैं, तो थोड़ा जो है उसका जो है इक्विलिब्रियम बैलेंस हो रहा है. हाँ, इक्विलिब्रियम हो रहा, बना रह रहा है, बैलेंस हो रहा है उसका लेवल. लेकिन यदि हम ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहें और ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल्स बढ़ाते रहें, इंडस्ट्री बढ़ाते रहें, और जो है और अन्य जो है तरीके से फॉसिल फ्यूल जलाते रहें और प्लांट को काटते रहें, डिफॉरेस्टेशन करते रहें, फिर तो कैसे बैलेंस होगा. अब एक तरफ से आप इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, तो फिर तो नुकसान है. यदि इधर से बढ़ रही चीज़ तो फॉरेस्ट को भी रिफॉरेस्टेशन करना है, ठीक है कि नहीं, जंगल को बढ़ावा देना है, जंगल को कटने से बचाना है, तो कैसे होगा दोनों. भाई आप तो जंगल काटने में मज़ा आता है, जल्दी जल्दी जंगल काट देते हैं. काटने में कितना टाइम लगता है, एक पेड़ को काटने में सिर्फ आज के टेक्नोलॉजी यदि यूज करके काटें तो सिर्फ जो है 4 to 5 मिनट्स में एक पेड़ को काटने में देर नहीं लगता है. लेकिन वो पेड़ को डेवलप होने में, एक प्लांट से, स्मॉल प्लांट से एक पूरा पेड़ तैयार होने में जो है बरसों लग जाते हैं. 5 बरस, 10 बरस, 15, 20 बरस, 50 बरस वर्ष लग जाते हैं, ठीक है कि नहीं. तो काटना तो आसान है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है, उसको ग्रो करना टाइम लगता है. ठीक है, तो इसलिए जो है हमें नेचर को जुडिशली यूज करना चाहिए, रिसोर्सेज को जुडिशली यूज करना चाहिए, हमें उनको डैमेज नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है ना. हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मकसद क्या है, इसलिए किताबी ज्ञान है बस पढ़ के ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, हमारी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है. चलिए, तो ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड देन इन टर्न emit ऑक्सीजन, thus maintaining the delicate balance that is important. As you know, the deforestation and burning of fossil fuel increases the carbon dioxide level and disturb the balance in the atmosphere. ठीक है कि नहीं. The increased amount of carbon dioxide in the air is mainly responsible for the global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग जो कह रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो इसकी चर्चा हो रही है, ग्लोबल मतलब पूरा ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर इसकी चर्चा हो रही, क्यों हो रही है. कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. हर बार जो है कॉन्फ्रेंस होते हैं, अभी जो हुआ है इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन इजिप्ट 27, COP 27 हुआ ना, प्रधानमंत्री साहब गए थे हमारे, श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में 27 इजिप्ट में हुआ था. तो इसमें भी चर्चा हुआ भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको इसको हेल्थ को कितना खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से, फूड सिक्योरिटी को कितना खतरा है. फूड नहीं होगा जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो आपको जो है अभी बताएंगे, आपको जो है फ्लड आ जाएगा, ड्रॉट आ सकता है, एक जगह सूखा पड़ेगा, तो पानी ही पानी है. तो बैलेंस नहीं है नेचर में, बैलेंस नहीं नेचर में होगा तो फूड कहाँ से आएगा. फूड नहीं आएगा तो हम जिंदा रहेंगे, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगा, और हमें हेल्थ को तो प्रॉब्लम होगा ही, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर को फेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो मेन का क्या है, हम ज़्यादा मात्रा में CO2 होने से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है. अब हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेट अस स्टडी. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट incoming solar radiation, that is sunlight is coming on the earth, and some part of it has been reflected back towards the atmosphere, and some part of it is absorbed. So how much is absorbed by the earth and how much is reflected back? So about 75% of the solar energy reaching the earth is absorbed by the earth's surface, which increases its temperature. तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंसोलेशन, INSOLATION, इंसोलेशन कहते हैं. जो 100% इंसोलेशन जो
सन से चल रहा है, वहाँ से आने के बाद 75% जो अर्थ है वो ऑब्जर्व कर लेती है, और जो रेस्ट जो है उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जिसमें से कुछ पार्ट जो है क्या होता है, सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, राइट। जो 25% जो सोलर रेडिएशन है जो वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसमें से जो है कुछ पार्ट जो है गैसेज ट्रैप कर लेती हैं। अभी कभी कभी जो है एग्जाम्स में पूछता है, कई गैसेज दे देगा, उसमें आपको वाटर वेपर भी देगा, पूछेगा कि वाटर वेपर जो है गैसेज, जो वाटर वेपर है हीट को ट्रैप करता है कि नहीं करता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं क्या है, कंफ्यूज होते हैं वाटर वेपर कैसे करता होगा ट्रैप। तो ऐसा नहीं है, वाटर वेपर भी अन्य गैसेज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, ओजोन है, सीएफसीज हैं, उनकी तरह जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। दस दे एड टू द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब वो गैसेज एटमॉस्फेयर में है और वो जो है हीट को ट्रैप कर लिया, तो इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। दिस काजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब जो है एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर का, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होगा, ग्लोबल वार्मिंग हम फील करेंगे। वी ऑल नो दैट इन कोल्ड प्लेसेज फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इन ग्लास कवर्ड एरियाज कॉल्ड ग्रीन हाउस। तो आप ग्लोबल वार्मिंग तो समझ गए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपको जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होना ही ग्लोबल वार्मिंग है, एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए जो है ये अर्थ है, यहाँ पर अर्थ सरफेस पर जो लाइट आ रही है उसमें से कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है एटमॉस्फेयर में, सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, इंफ्रा रेडिएशन इज एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस। तो अभी देखिए 75% जो है अर्थ जो है क्या क्या हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन दिन में एब्जॉर्ब किया, रात में क्या होगा, वही उसमें से ही रात के समय पर जब सन ऑब्सेंस रहता है तो क्या करती है वो अर्थ, वो हीट को इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में क्या करती है, री रेडिएट करती है, री रेडिएट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओके, नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस में जो देखिए ये ग्लास का एक शील्ड होता है, जिसमें बता रहे हैं ना ये कि जो ठंडी जो जगह होती है वहाँ पर जो है हीट को ट्रैप करना ज़रूरी होता है, ताकि प्लांट्स को प्रॉपर जो है हीट मिलती रहे, जब फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगाने के लिए। तो वहाँ पर जो है एक जो है ग्लास की जो है सीट बना देते हैं, समटाइम प्लास्टिक की भी सीट बनाते हैं। तो उसमें क्या होती है, जो सोलर रेडिएशन आती तो है, उसमें एंट्री कर जाती है ग्लास के अंदर, लेकिन जो है एंट्री करने के बाद जो है उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। एंट्री करने के बाद उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, तो जो है वो जो ग्लास के अंदर जो हीट आ जाती है वो वापस जो है जो ग्लास सीट को, ग्लास कवर को वापस जो है पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकल पाती है। तो इससे क्या होता है कि वो हीट जो है ग्लास सील्ड के अंदर ही, उस हाउस के अंदर ही ट्रैप रहती है, और इस तरह के फिनोमेना को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इन ए ग्रीन हाउस सोलर रेडिएशन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड हीट अप द सॉइल एंड द प्लांट्स, ठीक है। अब उसके अंदर जो है, उस ग्रीन हाउस के अंदर ही प्लांट रख अपना है और फ्लावर्स हैं, तो वो तो आने के बाद वो क्या होगा, उसके अंदर ट्रैप होगी, वो हीट अप करेंगे, उसको प्रॉपर जो है हीट प्रोड्यूस कर देंगी, और उनको जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी। द वार्म सॉइल एंड प्लांट्स एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्लांट और सॉइल तो एमिट करेंगे ही इंफ्रारेड रेडिएशन, सिंस ग्लास इज ओपेक टू द इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इट पार्टली रिफ्लेक्ट्स एंड पार्टली एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन। तो क्या, जब वो प्लांट तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, हीटअप हो गया, बाद में क्या हो गया, जब वो सन अब्सेंस होगा तो क्या प्लांट, सॉइल, ये क्या है, रीरेडिएट करेंगे, इरेडिएट इन द इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन के लिए जो है ग्लास की शीट जो होती है क्या होती है, ओपेक होती है, उनको पेनिट्रेट होने नहीं देती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए। तो क्या होता है, सम पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब by the glass itself and some part is reflected back to the greenhouse setup, right।
तो क्या उसमें इट दिस मैकेनिज्म कीप्स द एनर्जी ऑफ द सन ट्रैप्ड इन द ग्रीन हाउस। इसकी वजह से क्या होता है कि वो हीट जो है उस ग्रीन हाउस के अंदर ही बनी रहती है, चाहे वो सन अब्सेंस भी हो तो भी उन पौधों को जो है, उस फ्लावर प्लांट को जो है हीट मिलती रहती है। तो उससे वो अपना फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और ठंडी से बचे रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के सिस्टम को हम ग्रीन हाउस कहते हैं और इस फिनोमेना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यही चीज़ जो है हमारे जो है ऊपर लागू हो जाती है जब हमारा खुद जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो इंसोलेशन को, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। कुछ पार्ट जैसे आया 75%, तो वो तो आते रिफ्लेक्ट हो गया 25%, 25% इफेक्ट होगा, फिर रात में जो सन अब्सेंस होता है उसमें से इंफ्रारेड निकल रही हैं। तो उन हीट को क्या करती हैं, जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, कौन सी गैसेज जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, सी एफ सीज हैं, मीथेन है एंड वाटर वेपर, ये सब अवेलेबल हैं, ये लोग ट्रैप कर लेती हैं। तो आप जो है हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही क्यों इतना रोल है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम है, लेकिन हम जो है अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और सीएफसी प्रोड्यूस होती है, जैसे आप एसीज यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी वजह से जो है गैसेज यूज होती हैं, तो ये रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, वो भी जो है हीट को ट्रैप करती हैं। तो हीट ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने से टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। नाउ डू यू नो दैट वी ह्यूमन्स आल्सो लिव इन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे मैंने बताया कि अब ये गैसेज एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में मैं बात कर रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर में जो है ये रहती हैं और ट्रोपोस्फेयर में जो है हीट को ट्रैप कर लेती हैं, और हीट ट्रैप होने के बाद जो है सन की अब्सेंस में भी ये जो है गर्मी प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो है पूरा ये सिस्टम एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह ही काम कर रहा है, जिसमें कि वी एज ए ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स यूज टू लिव इन। तो अब पूरा हम भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ही आ रहे हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स वी आर नॉट सराउंडेड बाई ग्लास बट ए ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग कोई ग्लास से तो नहीं घिरे हैं, लेकिन जो है एयर के जो स्फीयर से तो घिरे हैं, जिसको एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, जिसको ट्रोपोस्फेयर कह रहे हैं। तो ट्रोपोस्फेयर से तो घिरे हैं हम लोग, तो उसमें ये गैसेज हैं और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हम लोग क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में आ रहे हैं। बट इट इज़ नाउ अंडरगोइंग चेंज दाउ स्लोली, ठीक है। जस्ट एज द ग्लास इन ग्रीन हाउस होल्ड्स द सन्स वार्मथ इनसाइड, द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द सन्स हीट नियर द अर्थ सरफेस एंड कीप्स इट वार्म, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ग्लास के सील्ड के थ्रू, या ग्लास का जो भी आप हाउस बनाते हैं उसको तो आर्टिफिशियली बनाते हैं, लेकिन जो ये गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में ये नेचुरली ही बना लेती हैं। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। समझ में नहीं आने से आप कमेंट कीजिए, समझ में आए तो भी बताइए कि हाँ आपको कैसा लेक्चर लग रहा है, और आपको कोई डाउट्स है तो भी पूछिए। और देखिए हम आपके लिए ये वीडियो जो है ला रहे हैं, तो आपको जो है इस वीडियो के लिए थैंक्स करने के लिए कम से कम कमेंट में बोलिए सर आपको वीडियो लाए हैं तो हमें हेल्प हो रही है, ठीक है। तो ये आप एज ए ग्रेटिट्यूड आप बता सकते हैं। और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, कि सो दैट कि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, ठीक है ना। और ये चैनल के जो अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और उनको भी हेल्प होगा, ठीक है, क्योंकि केयर करने से दूसरों को भी फ़ायदा होता है, आपको रिटर्न बैक मिलेगा अच्छा फल, ठीक है ना। तो ठीक है। Similarly, carbon dioxide molecules also trap heat as they are transparent to sunlight but not to the heat radiation.
तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं और इनकमिंग जो है सोलर रेडिएशन आ रहा है, तो वो जो उन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं उसको तो आने देते हैं, हीट को, सनलाइट को आने देते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आने देते हैं, इंसोलेशन को आने देते हैं। लेकिन जैसे आने के बाद वो जो सॉइल से, प्लांट से जो रिफ्लेक्ट हो रही है इंफ्रारेड रेडिएशन, उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके लिए अलाउ नहीं करते, उसको ट्रैप कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और हीट अप कर देते हैं एटमॉस्फेयर को। ठीक है, अब ये देखिए पिक्चर, ये दिस इज ए रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर। आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैंने बताया समय समय पर जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वर्ल्ड वाइड होती रहती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया जो है परेशान है कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर के जो आइस हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ हैं ओशियन के, सीज के, तो वो क्या होंगे, पहले ही वाटर में सबमर्ज हो जाएंगे। यदि वाटर लेवल बढ़ा तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पोलर आइस कैप है वो मेल्ट होगा, ग्लेशियर है वो मेल्ट होगा, तो मेल्ट होगा तो वो पानी कहाँ जाएगा, रिवर में जाएगा, रिवर जो है फिर ओशियन में आएगी। तो इसकी वजह से हमारा सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरियाज हैं वो क्या होंगे, पहले पानी में डूबेंगे। तो इससे क्या होगा, तो इसमें यही दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में। देखिए जो हमारा अर्थ इज सबमर्जिंग इन साइड दी वाटर। ठीक है, मतलब अर्थ पे तो वाटर 70% है ही, अब खुद अर्थ ही, मतलब इसमें दिखाया जा रहा है कितनी बड़ी विडंबना होगी कि हमारा जो है जो लैंड एरियाज जो है पानी में चले जाएंगे तो दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, नुकसान होगा भारी मात्रा में। तो हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग से बचना है। कैसे बच सकते हैं भाई, हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम प्रोड्यूस करें, और इस बैलेंस जो कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट में जो बैलेंस होना चाहिए उसको मेंटेन करें। फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं। तो इससे क्या होगा, जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बैलेंस होगा एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग जो है रुकेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए। इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेज द डेलिकेट प्रोपोर्शन ऑफ 0.03%, द नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस में गेट डिस्टर्ब। तो नेचुरली तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रहता है, लेकिन यदि हम फॉसिल फ्यूल चलाते रहें और जो है अन्य गैसेज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं उनको प्रोड्यूस करते रहें, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़्यादा बोलबाला रहे, और हम फ्रिज और एसी जो है अंधाधुंध यूज़ करें और ऑटोमोबाइल्स को बढ़ावा दें, तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये इसकी वजह से हमने पढ़ा पिछले सेक्शन में कि जो है ऑटोमोबाइल से जो है कितना जो है इफ़ेक्ट हो रहा है हेल्थ के ऊपर। तो ऑटोमोबाइल्स हैं, तो इंडस्ट्रीज़ हैं, थर्मल प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ये सब जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है खतरा प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो हमें जो है जुडिशली और कॉशियसली जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जो हमारा बैलेंस है, नेचुरल बैलेंस है, उसको जो है डिस्टर्ब होने से रोकना चाहिए। इसलिए तो हम ये पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इज द मेन कल्प्रिट, यही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको अभी कार्बन फुट प्रिंटिंग की भी बात की जा रही है, आप लोग सुना होगा। तो आप लोग और डिटेल में जो है कहेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। और ये इस सारी चीज़ें जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें भी ये पूछी जाती हैं। तो ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं, कंपलसरी आते हैं, एसेज में भी आते हैं, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आते हैं, और आंसर राइटिंग में भी आते हैं। तो ये टॉपिक जो है छोटा मोटा और नहीं टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए बच्चे आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, मैं आप ये देखिए इसमें लिखा है, आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप देख रहे हैं ये जो है साइक्लोन हो रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना हो सकती है। या तो खूब ड्रॉट आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा,
या तो बाढ़ आ जाएगी, फ्लड ही होगा, वाटर ही वाटर सब जगह होगा, तूफान आ सकते हैं, स्टॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो है पूरा बैलेंस ही डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप देखिए ये जो यहाँ देखिए आइस जो है कैप जो है मेल्ट हो जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर गर्मी की वजह से ये जो है हमारे पेड़ पौधे झुलस जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमें भी इफेक्ट आ रहा है, तो हम कितने देर तक एसी में रहेंगे, कितने देर तक जो है अपने कमरों में रहेंगे, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसको जो है अब ये साधारण बात नहीं है, बहुत ही सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पर देखिए पौधे हैं, यहाँ पर जो है सूखा पड़ गया है, पानी नहीं, बारिश, अब देखिए मानसून भी इफेक्ट होगा, समय से बारिश नहीं होगा, समय से जो है ठंडी नहीं आएगी, समय से गर्मी नहीं पड़ेगी, तो पूरा जो है आपका क्लाइमेट जो है प्रभावित होगा। तो क्लाइमेट चेंज जो इसको पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज भी एक बर्निंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आल्सो, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड हैं जो भी हमारा, और गैसेज हैं, मीथेन है, सीएफसीज हैं, इनकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बड़ा रोल है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड, अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसीज एंड ओजोन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हैं क्या, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स एंड ओजोन। ये सब गैसेज जो है ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो फिर से मैं कहूँगा कि जो है वाटर वेपर को आप लोग जो है इग्नोर मत कीजिएगा, वाटर वेपर भी जो है ग्रीन हाउस गैस में आता है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सीएफसीज हैं एंड ओजोन है, ठीक है। मीथेन is produced naturally when vegetation is burnt, digested or rotted in the absence of oxygen। जो है मीथेन जो है कब नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जैसे जो वेजिटेशन को जला देते हैं या डाइजेस्ट करते हैं और या सड़ जाते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो मीथेन प्रोड्यूस होती है। मीथेन जो है पैडिक फील्ड में भी प्रोड्यूस होती हैं, और जो काउज जो है यदि वो अपना भोजन जब चबाती हैं, जिसको जुगाली बोलते हैं, जब वो करती हैं तो भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जब डाइजेस्टिव हो जाएगा, डाइजेस्ट होगा, तो भी जो है वेजिटेशन डाइजेस्ट होता है, तभी जो है क्या है मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और रोट सड़ेगा तो भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा। तो पैडी फील्ड में तो मीथेन गैस कंपलसरी प्रोड्यूस होती है, काउज में प्रोड्यूस होती है। काउज जब अपना जो है खाना को वापस निकाल करके उसको चबाती हैं, जुगाली करती हैं, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन आर रिलीज्ड इन पैडी फील्ड्स, ओके ना, कोल माइंस, फ्रॉम रोटिंग गार्बेज डंप्स एंड बाई फॉसिल फ्यूल्स। तो गार्बेज डंप कर देते हैं, मैंने बताया पिछले सेक्शन में कि गार्बेज डंप होने से जो है हमारा काम नहीं ख़त्म हो जाता है कि हमने गार्बेज तो अपने घर से उठा करके वहाँ एक डंप कर दिया, तो वहाँ भी क्या होती हैं, वहाँ पर मीथेन गैसेज और अदर गैसेज भी प्रोड्यूस होती रहती हैं। फॉसिल फ्यूल्स जलाने के बाद भी गैसेज जो है मीथेन प्रोड्यूस होती है। So chlorofluorocarbons are man-made industrial chemicals used in air conditioning, ठीक है। एयर एसी के अंदर जो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसेज जो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स जो है यूज होती हैं, ठीक है। और ये जो इसलिए कह रहे हैं कि मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, ये नेचुरली नहीं होता है। ये जो गैसेज जो है एसी के अंदर यूज करते हैं भाई, उसको एसी जो है क्या है, कर्नाट इंजन है, आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। तो कर्नाट इंजन में जो है आपको जो एक मीडियम चाहिए कूलिंग करने के लिए, जो है सिंक होता है उसमें और सोर्स होता है, ठीक है। तो उस सिंक सोर्स के बीच में जो मीडियम जो है हीट को ट्रांसपोर्ट करता है, वो मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम सीएफसी गैसेज ही लिक्विड फॉर्म में होती हैं वहाँ पे। तो लिक्विड फॉर्म में तो सीएफसी गैसेज जो अपना यूज़ होने के बाद जो है वह रिलीज होती रहती हैं, उस सिस्टम से बाहर निकलती रहती हैं, तो ये इन्वायरमेंट में जा कर के ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना बच्चों। CFCs आर आल्सो डैमेजिंग द ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर को डैमेज तो हो रहा है, तो डैमेज मतलब जहाँ एक लेयर बनी हुई है ओजोन का, एक थिक लेयर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या होती है, वो
एब्जॉर्ब कर लेती हैं, आपको जो है अर्थ तक पहुंचने से रोकती हैं। तो आप मान लीजिए आप सीएफसी गैसेज ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो जाकर के ऊपर जाती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, और ओजोन लेयर को क्या करती हैं, वो डैमेज करती हैं। तो डैमेज होने से ओजोन लेयर वहाँ थिन हो जाएगा, नहीं तो वहाँ पर हट जाएगा, होल हो जाएगा। तो जहाँ भी होल हो गया वहाँ से जो है जब वहाँ सनलाइट आएगी तो एकदम सीधे जो है बिना यूवी रेज फिल्टर हुए आ जाएगी, और जहाँ उस एरिया में पड़ेगी वहाँ के एरिया में रहने वाले जो लिविंग बीइंग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको डैमेज होगा। ठीक है ना। सो नाइट्रस ऑक्साइड occurs naturally in the environment. In the recent years, their quantities have increased significantly due to the use of chemical fertilizers and the burning of fossil fuels. So नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो भी जो है इन्वायरमेंट में नेचुरली जो है मिलती है। नेचुरल तो अभी जो है बिकॉज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने से क्या हो रहा है, इनकी जो है मात्रा बढ़ती जा रही है नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है। तो अब यदि हम केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करें यूज करना, उसके जगह पर जो है ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज करें, और जो है कंपोस्ट जो है यूज करें, तो जो है हम जो है इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं। फॉजिल फ्यूल्स को कम से कम जलाएं। सोलर सोलर जो है पावर पे यदि हम डिपेंड होना सीख लें, इलेक्ट्रिक पावर पर डिपेंड होने लगें, तो इस केमिकल फर्टिलाइज़र का और फॉजिल फ्यूल्स का यूज कम हो जाएगा। ऐसा हो रहा है, हम जो है धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही देर हो रही है हमें। तो देखिए हमारा ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का, क्या हो रहा है देख रहे हैं ना। अब इसमें दिखा रहा है कि धीरे धीरे हमारा जो है लैंड मास एरिया जो है मेल्ट हो रहा है। एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है, मतलब इससे हमारे अर्थ को कितना नुकसान होने लगा है, ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज है, और इसको जो है ग्लोबल लेवल पर जो है डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और इस पर जो है क्वेश्चन बनते हैं, और आपके नॉलेज के लिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है और इस पर जो है अमल करना है। ठीक है दोस्तों। ओके। नाउ इफ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू, कौन सी ट्रेंड, यही आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज होना और ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना, यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो क्या हो सकता है, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज। जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप लोग समझते हैं यदि 1 डिग्री से भी इंक्रीज होता है ना, तो बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है। पॉइंट अभी तो 0.5, 0.2, 0.4 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है, यदि 1 डिग्री तक यू इंक्रीज हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। टू ए लेवल विच में लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज ऑल ओवर द अर्थ। मैंने ऐसा डिस्कस किया अभी। तो जो अब इसका क्या इफेक्ट होगा, जब ये ट्रेंड बना रहे, चलता रहे ग्लोबल वार्मिंग का, तो क्या होगा, हमारा जो है एवरेज जो है हमारा पूरा ग्लोब का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो है पोलर आइस कैप्स जो है मेल्ट होने लगेंगे। लो लो लाइंग एरिया जो है फ्लड्स में आ जाएगी। सो पूरे धरती पर। तो अभी बताए धरती क्या होगी, देखो ये बता रहे हैं कि सबमर्ज होने लगेगी। खुद धरती पर जो है 70% पानी है, खुद धरती ही पानी के अंदर जाने लगेगी, तो समस्या बढ़ जाएगी, कहाँ रहेंगे हम लोग। तो इस हम सोचने की ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे हैं और इस बात को सोचिए, और इस पर जो है आप अपने दोस्तों के साथ डिबेट कीजिए, और इस चैनल को भी जो है शेयर कीजिए, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। ठीक है। और बताइए कि जो है आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कोई डाउट्स है तो वो भी बताइए, और कमेंट के थ्रू जो है हमें बताइए, हम जो है आपके आंसर करेंगे डाउट्स के, क्वायरीज के। ठीक है। Increase in the global temperature increases the incidence of infectious diseases like डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस। जो अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे जो है हमारे हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। सो क्या होगा, इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ेंगी, गर्मी होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, आपको जो है स्किन प्रॉब्लम होगी, डेंगू मच्छर पैदा होंगे, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, ये सब चीज़ें बीमारियां पैदा होंगी। और स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा, गर्मी की वजह से आपको सोने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही व्यापक प्रभाव होने वाला है, मतलब ब्रॉड इफेक्ट होने वाला है
हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे फूड सिक्योरिटी के ऊपर, हमारे क्लाइमेट के ऊपर जो है, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल चैलेंज है। ठीक है, तो इस चैलेंज को हमें निपटना पड़ेगा, चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, और हम ही ने इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादा जिम्मेदार है, उनकी वजह से तो ये हो गया, वो तो डेवलप कर गई अपने आप को। ठीक है, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो उसको फेस कर रहे हैं। तो आजकल जो वर्ल्ड लेवल पर कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें यही बात मुद्दा उठाया जा रहा है, आप लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि जो है डेवलप्ड कंट्री जो है इसमें ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन करें, ताकि ये जो किसको इसको मिटिगेट करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के चैलेंज है, इसको मिटिगेट करना है, इसको कम करना है, दूर करना है। तो इसमें ग्लोबल डेवलप्ड कंट्रीज आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करें, फंड डोनेट करें, ताकि जो है डेवलपिंग कंट्री को भी उतना ही मौका मिले जितना वो लोग मौका ले चुके हैं, और सब लोग इक्वली जो है डेवलप हों। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग जो है हमारे से हमसे इंटरेक्ट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे फैमिली से, साई एकेडमी फैमिली से जुड़िए, और जो है हम एक साथ मिलकर एक दूसरे से लर्न करें, और नॉलेज गेन करें। ठीक है ना, चलिए। सो हमने बताया एज पर यूएन रिपोर्ट द अर्थ हैज़ 10 years लेफ्ट टू अवॉइड अनथिंकेबल डैमेज। तो यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट आया है जिसमें ये लिखा गया है कि यदि अर्थ के पास 10 साल बचे हैं, किसके लिए 10 साल बचे हैं? अनथिंकेबल डैमेज। यदि 10 साल के अंदर आप जो है कदम नहीं उठाते हैं, इफ़ द स्टेप्स आर नॉट टेकन, देन द डैमेज विल बी परमानेंट, इट इट विल नॉट बी रिकवर्ड। ओके ना, अनथिंकेबल डैमेज मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना डैमेज हो चुकेगा होगा। ठीक है ना, तो ये मैंने जैसे कहा कि ये जो है बहुत ही सीरियस इशू है। तो आप हर जगह आप देखिए इस तरह के जो है इमेजेस बनाए जा रहे हैं, ताकि जो है आप देखिए एक एक जो है लैंड मास जो है पानी में धीरे धीरे सबमर्ज होता जाएगा, तो क्या होगा, समस्या बढ़ेगी। ठीक है ना। नाउ एसिड रेन, आपके एनसीईआरटी बुक्स में एसिड रेन के बारे में लिखा है। ये सारा टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, और ये इसलिए लिया गया है ताकि जो है अपने आप अपने बुक से जो है कंटेक्स्ट में रहें, और हम आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे आपको जो है एक्सप्लेनेशन समझने में इस टॉपिक्स को आसानी हो, और आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छा नॉलेज ले सकें। ठीक है बच्चों, सो वी आर अवेयर दैट नॉर्मली रेन वाटर हैज़ पीएच ऑफ 5.6। रेन वाटर जो है पीएच कितना रहता है? 5.6, मतलब एसिडिक जोन में ही रहता है रेन वाटर। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जैसे मान लीजिए H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ही, जैसे आपका बारिश हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन एक कॉमन टर्म है, इसमें सारे ही तरह के चीज़ें आ जाती हैं। रेन आ जाता है, आपका जो है स्नोफॉल हो जाता है, स्लीट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो रेनफॉल हो रही है उसमें, तो H2O जल गिर रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो क्या करती है H2O जो है लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके H2CO3 एक्वस बनाती है। उसके बाद H2CO3 तुरंत जो है हाइड्रोनियम आयन रिलीज करके HCO3 आयन बना लेता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है आपको जो है रेन के साथ मिल जाता है, तो इसकी वजह से जो है आपका जो है पीएच वैल्यू 5.6 रहती है। व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर ड्रॉप्स बिलो 5.6, अब जो है जो रेन वाटर का पीएच जो है, पीएच इज ए स्केल ऑन विच वी डिसाइड द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी लिक्विड। ठीक है, तो अब भी आप 5.6 है तब तक तो ठीक है, बियरेबल है। लेकिन यदि इसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है 5.6 से भी, तो इसको हम लोग जो है एसिड रेन कहते हैं। वाटर की जो है पीएच जो है रेन वाटर का पीएच यदि 5.6 से नीचे आ जाए, तो हम इसको एसिड रेन के जोन में कैटेगरी में रख देते हैं। तो एसिड रेन रेफर्स टू द वेज इन विच एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज डिपॉजिटेड ऑन अर्थ सरफेस।
तो एसिड रेन क्या है? दिस इज अ वे हाउ द हाउ द एसिड फ्रॉम द एटमोसफियर इज डिपॉजिटेड ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जो है एसिड कैसे आ रहा है उसको ये बताने का तरीका एसिड रेन है। एसिड रेन से जो है एटमॉस्फेयर से जो एसिड आ रहा है और जो है अर्थ के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। Oxides of nitrogen and sulfur, which are acidic in nature, can be blown by wind along with solid particles in the atmosphere and finally settle down either on the ground as dry deposition or in water, fog, snow as wet deposition। तो इसमें जो सॉक्स हैं, नॉक्स हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे नाइट्रोजन के नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर में तो होते ही हैं। अब भी हम लोग जो है केमिकल पॉल्यूशन पढ़े थे, उसमें पता चला था कि जो है इनके जो है नॉक्स और सॉक्स जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। और ये यदि इनको जो है एटमॉस्फेयर में क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह जो है ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट के भाई कई तरीके हैं, या तो विंड से ट्रांसपोर्ट होंगे, या तो विंड से ट्रांसपोर्ट होंगे तो क्या होगा, ड्राई डिपोजिशन होगा इसका। ठीक है, ड्राई डिपोजिशन होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह आकर के सेटल हो जाएंगे। लेकिन यदि वाटर के थ्रू होते हैं तो इसको वेट डिपोजिशन कहते हैं। तो वाटर के थ्रू होना, जैसे रेन वाटर या फॉग एंड स्नो के थ्रू, तो उसको भी हम जो है वेट डिपोजिशन कहेंगे। तो दो तरह के डिपोजिशन होगा, ड्राई डिपोजिशन एंड वेट डिपोजिशन। तो ड्राई डिपोजिशन में सिर्फ जो है हमारा क्या है, विंड से सॉलिड जो है पार्टिकल्स हो रहे हैं इनके, वो जो है ट्रांसपोर्ट होकर के एक जगह से दूसरे जगह जो है डिपॉजिट हो जाएंगे, सेटल डाउन होंगे, तो उनको ड्राई डिपोजिशन कहेंगे। यदि वाटर हो, फॉग हो, स्नो हो, उस तरह के मीडियम की वजह से, एजेंट की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है और अर्थ सरफेस पर डिपॉजिट हो रहे हैं, उस तरह के डिपॉजिशन को क्या कहेंगे, वेट डिपॉजिशन कहेंगे। गीला, वेट मतलब गीला। ठीक है। चलिए, तो आप देखिए जो है यहाँ आप लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो पढ़ा होगा, आप जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ी सी उसका जो है बताता हूँ। जो है मान लीजिए अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है भाई, वाटर जो है ओशियन से हीटअप होकर के ऊपर वेपर फॉर्म में ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जो है ऊपर जाता है, जैसे ऊपर जाता है उसका टेम्परेचर फॉल होता है और कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्म होने के बाद वो फ्लोट करता रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हाई एलिवेशन पर। और जहाँ उसको जो है एक अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलता है, वो जो है क्लाउड जो है, क्लाउड से जो है रेनफॉल होने लगता है, प्रेसिपिटेशन होने लगता है, और फिर जो है वो रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द वाटर। ठीक है। तो ये जो है देखिए, ये इसको बोलते हैं वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये जहाँ से चला फिर अपने जगह पा जाता है, तो एक साइकिल मेंटेन होती है, इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो एसिड का भी वैसे ही है, एसिड रेन हो रहा है क्योंकि ये एसिड रेन मतलब वाटर से रिलेटेड है। तो देखिए आप जो है अभी कहाँ से आप देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 है। तो अब ये जो बारिश यहाँ से हो रहा है, ये तो एटमॉस्फेयर में ये है, और जब बारिश होगा तो ये क्या करेंगे, बारिश की बूंदों के साथ ये मिक्सअप होकर के क्या होंगे, ड्राई फॉल आउट हो रहा है। तो ये बारिश के साथ नहीं हो रहा है तो इसको ड्राई फॉल आउट होगा, मतलब विंड की वजह से आ रहे हैं, तो पेड़ पौधों पर, जीवों को, धरती पर डिपॉजिट हो रहे हैं। यदि पानी के असर के साथ आ रहे हैं, वाटर के साथ, स्नो के साथ, तो देखिए इसको एसिड रेन के फॉर्म में कहेंगे, एसिड कहेंगे। स्नो के साथ आ रहे हैं तो एसिड स्नो कहेंगे, और फॉग के साथ आ रहे हैं तो उसको एसिड फॉग कहेंगे। और अल्टीमेटली जो है वो आने के बाद क्या हो रहे हैं, नीचे जो है एक्वेटिक लाइफ, मतलब यहाँ पर पानी में जो हमारा वाटर बॉडी है वहाँ जा कर के मिक्स हो रहा है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, वो भी खतरे में हो रही है इस एसिड रेन की वजह से, एसिड की वजह से, मतलब इस नॉक्स, सॉक्स और H2SO4, HNO3, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो इफेक्ट जो है जो जीव जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वाटर बॉडी में रह रहे हैं, उनको भी खतरा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में जो है ये एसिड जो है अल्टीमेटली जो है वाटर बॉडी तक पहुंच ही जा रहा है। ठीक है। नहीं तो ड्राई ड्राई डिपोजिशन के थ्रू जो है अब पेड़ पौधों को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है।
अब देखिए यहाँ से, अभी ये कैसे गया यहाँ पर ऊपर, तो देखिए यहाँ पर आप जो है इसका मेन सोर्स यहाँ पर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मोटर बाइक्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, और हम लोग जो है एसी यूज कर रहे हैं, उन सब का वजह से जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, एमिट होकर के वाटर वेपर बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, उसके वाटर वेपर फिर यहाँ जा कर के क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो है क्या हो रहा है, ये एक साइकिल बन रही है इनका, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर से जो है नीचे आ रहे हैं, तो इनका साइकिल बन रहा है। तो एसिड रेन का भी एक साइकिल हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से इसका मैचिंग हो गया, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अच्छी बात है। नाउ सोर्स ऑफ एसिड रेन। तो सोर्स ऑफ एसिड रेन क्या है? सो एसिड रेन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ए वेराइटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट emit द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। तो एसिड रेन क्या है? बाई प्रोडक्ट है भाई, ये तो नेचुरली नहीं है, ये तो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर का जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं वो तो हम जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, उसी की वजह से हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री में जो है इनका जो है यूज, फॉजिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, तो वहाँ यूज हो रहा है, सीएफसी जो यूज हो रही हैं, उसकी वजह से जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। तो एसिडोन क्या है? बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ सरफेस दैट emit द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। As mentioned earlier, burning of fossil fuels such as coal and oil in power station and furnaces or petrol and diesel in motor engines produce sulfur dioxide, nitrogen oxides। तो हमने ऐसा पहले बताया था ना कि जैसे हम जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। और कैसे यूज होते हैं, जैसे हम ये कोल को बर्न करते हैं, फॉजिल फ्यूल है, ऑयल है, पेट्रोलियम है ना, और इसको फर्नेस में यूज़ करते हैं, डीजल मोटर मोटर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, पेट्रोल मोटर व्हीकल्स में, तो हमारे ऑक्साइड्स बनते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विद वाटर आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एसिड रन। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं, ये तो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में आ गए, और दैट आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एसिड रेन, ठीक है। Because polluted air usually contains particulate matter that catalyze the oxidation, ठीक है। देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, भाई रेन तो फॉल हो ही रहा है, रेनफॉल में और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो H2SO4 बना दिए, एसिड है ये, बहुत खतरनाक वाला सल्फ्यूरिक एसिड है ये, ठीक है। तो अभी जहाँ आपके स्किन पर गिर गया तो जला देगा, आपके स्किन को बर्न कर देगा, ठीक है ना। तो आपने कभी कभी ये घटनाएं देखी होंगी, लोग जो है अचानक से बारिश होने लगी, और ये खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले एरिया में होता है, वहाँ पर आपके बारिश की बूंदे गिरी, स्किन जल गया, लोग घबरा जाते रहे, इस कैसे हुआ, तो एसिड रेन है और क्या, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन अवेलेबल है ही एनवायरनमेंट में, और बारिश हुआ, H2SO4 फटाफट बन गया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड H2O प्रोड्यूसेस द HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तो और ख़तरनाक एसिड है। तो इस तरह से जो हमारा एसिड रेन जो है बन जाता है। अमोनियम salts आर आल्सो फॉर्म्ड एंड कैन बी सीन एज एन एटमॉस्फेरिक हेज, और एमोनियम सॉल्ट भी बनता है, ठीक है, ठीक है। वो कैसे बनता है? एटमॉस्फेयर जब हेज होता है ना, आपने बताया ना रेड हेज, अभी बताया था, तो रेड हेज में जो है अमोनियम जो है आयन होता है अमोनियम सॉल्ट का, तो वो जो है पूरा जो है आपका एनवायरनमेंट को एकदम फॉग जैसा बना देगा, हेज हेज हो जाएगा चारों तरफ, और लाइट जलाएंगे एकदम धुंधला रेड दिखेगा। तो ये क्या, ये होते हैं एरोसॉल ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो एरोसॉल्स जो है इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो ऐसे तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, उस पर जो है आपकी जो पानी की बूंदें उस पर इकट्ठा हो जाती हैं, और ये एरोसॉल्स जो है न्यूक्लियस का काम करते हैं उसके ऊपर, और ये उसके बाद जो है एक दूसरे से कोलिस करके बड़ा बना लेते हैं, पूरा जो है एक लेयर बनाते हैं, और ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं, आप सामने क्या है कुछ दिखाई नहीं देता है। सो एरोसॉल पार्टिकल्स ऑफ ऑक्साइड्स और अमोनियम सॉल्ट्स इन रेन ड्रॉप्स रिजल्ट इन वेट डिपोजिशन। तो वो कोलिस होकर के फिर नीचे आ जाते हैं, तो क्या होगा उसके बाद जो है अर्थ सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं।
SO2 is also absorbed directly on both solid and liquid ground surfaces and is thus deposited as dry deposition. तो हमने देखा एरोसॉल जो है वेट डिपोजिशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट या ऑक्साइड का। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड का तो एसिड रेन में वेट डिपोजिशन होता ही है, ड्राई डिपोजिशन भी होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड एंड लिक्विड ग्राउंड सरफेसेस डायरेक्टली। तो उस केस में जो है ये ड्राई डिपोजिशन भी होता है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का इफेक्ट क्या है, चलिए जानते हैं। एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रीज एंड प्लांट्स एज इट डिजॉल्व्स एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। तो ये किसके लिए नुकसान है, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जो है न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, वॉश आउट कर जाती हैं, लेकर चली जाती हैं। तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगा प्लांट का, ट्रीज का। तो एग्रीकल्चर जो है हैम्पर होता है। तो अच्छी पैदावार नहीं होगी तो फूड प्रॉब्लम होगी, फूड प्रॉब्लम होगी तो लिविंग बीइंग प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है। इट काजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिजीजेज क्रिएट हो जाएंगी ह्यूमन में, एनिमल्स में। व्हेन एसिड रेन फॉल्स एंड फ्लोज ऑन एज ग्राउंड वाटर टू रिच रिवर्स लेक्स, इट अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इन एक्वेटिक सिस्टम। तो मैंने बताया ना कि जैसे अब एसिड रेन जो है अलग अलग मीडियम में आकर के वाटर बॉडी में मिक्स हो रही है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है पानी में रहने वाले, उनकी लाइफ को भी खतरा करेगा, उनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। It corrodes water pipes, resulting in the leaching of heavy metals such as iron, lead and copper into the drinking water. अब जो है वाटर पाइप है उसके अंदर के यदि चला गया या तो वो क्या करेगा, उसको कुरोड करेगा, उसको खदारेगा, उसको गलाएगा और फिर वो वाटर में मिक्स होगा और वही पानी हम लोग पियेंगे तो क्या होगा, हैवी मेटल्स हमारे बॉडी में जाएंगे जो कि बीमारियों का जड़ बनेंगे, ठीक है। एसिड रेन damages buildings and other structure made up of stone or metals। तो अब एसिड रेन आप समझ रहे हैं, एसिड रेन ऊपर से गिर रही है तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ही प्रीशियस हैं हमारे लिए, उनको भी जो है क्या करेगा, डैमेज करेगा, डिसकलर करेगा, उनको कोरोड करेगा। जैसे हम लोग ताजमहल के बारे में जानते हैं, जो आगरा में ताजमहल है, दैट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द एसिड रेन। तो ताजमहल जो है अपने मिल्की वाइट मार्बल के लिए जाना जाता है और ये अजूबों में सातवां अजूबा है। तो अभी जो है ये सातवें अजूबा में इसका नाम आता है ताजमहल का, ठीक है। तो अब इसको देखिए एसिड रेन ने कैसे बुरी तरह से प्रभावित किया है। चलिए पढ़ते हैं। द ताजमहल एंड एसिड रेन। द एयर अराउंड द सिटी ऑफ आगरा वेयर ताजमहल इज लोकेटेड। ताजमहल को किसने बनाया था, आप बताइए, कमेंट में बताइए कि ताजमहल को किसने बनाया था और क्यों बनाया था, किसकी याद में बनाया था और इसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं। सो कमेंट में जल्दी से बताइए। कंटेंस फेयरली हाई लेवल्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो जो हमारे आगरा में जो इंडस्ट्री हैं और आसपास में जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इसकी वजह से जो है ताजमहल का जो सराउंडिंग एयर एरिया है वो क्या है, पूरी तरह से जो है एसिडिक हो गया है। क्या हो, हाई अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। जब बारिश होती है तो एसिड रेन हो जाती है। इट इज़ मेनली ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स अराउंड एरिया, बताया। तो ये मुख्य रूप से क्यों हुआ है, ये क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा संख्या में है, पावर प्लांट्स हैं आगरा में और सराउंडिंग एरिया में। तो आपको जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन और सल्फर के वहाँ ऑक्साइड्स ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में रहेंगे और बारिश होगी तो एसिड रेन होगा। यूज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ कोल, kerosene and firewood as a fuel for domestic purposes adapt to this problem। तो ये तो प्रॉब्लम पहले तो थे ही, है ही इंडस्ट्रियल का, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे पुअर क्वालिटी आप कोल को जला रहे हैं। केरोसिन ऑयल देखो, गवर्नमेंट ने तो केरोसिन ऑयल बंद ही कर दिया है, अब यूज़ नहीं हो रहा है, फिर भी ये सब इसी का वजह है सब, वन वन ऑफ द रीज़न।
कि ये जो केरोसिन ऑयल को स्टॉप कर दिया। फायरवुड जब खाना बनाने के लिए जो है अभी भी जो है विलेज में, रूरल एरिया में जो है वुड का इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सॉक्स एंड नॉक्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो क्या होता है, डोमेस्टिक वजह है ये सब जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने का। तो द रिजल्टिंग एसिड रेन रिएक्ट्स विद द मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट of the Taj Mahal, causing damage to this wonderful monument that has attracted people from the world। तो आगरा ताजमहल जो है टूरिस्ट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है और टूरिज़्म में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो लेकिन जो है ताजमहल जो है मार्बल का बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, और एसिड पर आप देखिए कहीं आपको जो है घर में जो है फ्लोर पर मार्बल लगा है, थोड़ी सी भी एसिड गिर जाता है तो वहाँ का जो है वो मार्बल का क्या हालत होती है। तो अब मान लीजिए वो पूरा बड़ा मोनूमेंट है, ओपन टू स्काई है, और वहाँ से वो रेन फॉल होगी, एसिड रेन, तो उस मोनूमेंट का, मार्बल से बना हुआ मोनूमेंट का क्या हालत होगा। वो तो नुकसान पहुंचेगा ही, उसको डैमेज करेगा, कोरेट करेगा। तो आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaCO4, कैल्शियम सल्फेट बनाया, H2O बनाया, CO2 बनाया, तो कैल्शियम सल्फेट बन गया। मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट गया, मार्बल का रूप चेंज हो गया। एज ए रिजल्ट द मॉन्यूमेंट इज बीइंग स्लोली डिसफिगर्ड, उसका रूपरेखा चेंज हो रहा है। एंड द मार्बल इज गेटिंग डिसकलर्ड एंड लस्टरलेस, उसकी शाइनिंग कम, लस्टर मतलब शाइन, चमक कम हो रही है, और डिसकलर हो रहा है, मतलब यदि व्हाइट पहले था ना, अब व्हाइट से येलोइश हो रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एन एक्शन प्लान इन ईयरली 1995 टू प्रिवेंट द डिसफिगरिंग ऑफ दिस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्शन में आ गई 1995 में, और उन्होंने जो है इस पर एक प्लान बनाया, एक्शन प्लान। क्या किया उन्होंने, मथुरा रिफाइनरी को बंद कर दिया, हैज टेकन सुटेबल मेजर्स टू चेक द एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज। तो रिफाइनरीज के ऊपर जो है कंट्रोल लगाया कि भाई आप जो है इस पर जो है आप चेक कीजिए, टॉक्सिक गैसेज को प्रोड्यूस ना होने पाए। और ज़्यादातर इंडस्ट्री को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, ताकि जो है उस एरिया में जो है ज़्यादा जो है ये एयर पोल्यूशन कम होए। ठीक है, तो अब देखिए पहले ताजमहल ऐसा था, चमकता हुआ मार्बल, वाइट मार्बल एकदम सफ़ेद, दूर से लगे क्या चमक है। अब देखिए सेम मॉन्यूमेंट कैसा हालत में आ गया है, समझ रहे हैं। तो ये है एसिड रेन का साइड इफ़ेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये जस्ट एक कंपैरेटिव पिक्चर है ताकि आप समझ सकें कि इसका जो है साइड इफ़ेक्ट कितना होता है। ठीक है ना, एसिड रेन का। नाउ मेजर्स टू प्रोटेक्ट ताजमहल फ्रॉम एसिड रेन, ताज ट्रेपेजियम बनाया गया, क्या, किस लिए, ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, एसिड रेन से। चलिए समझते हैं किस प्लान को। 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन प्लान बनाया जिसका नाम ताज ट्रेपेजियम है। दिस प्लान एम्स एट क्लियरिंग द एयर इन द ताज ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजियम। ताज ट्रेपेजियम क्या है, एन एरिया दैट इंक्लूड्स द टाउन्स ऑफ आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा एंड भरतपुर। जो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और भरतपुर के जो आस के एरियाज़ हैं उनको जो है क्या किया जाए, एक क्लियर किया जाए, एयर को एकदम साफ़ सुथरा किया जाए, पॉल्यूशन फ्री किया जाए। ठीक है, अब वहाँ के लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा होगा भाई, जब इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होगी, एयर साफ़ सुथरे हो जाएंगे तो उनका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, ताजमहल तो बचेगा ही बचेगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज पीपल लिविंग इन दिस एरियाज़। ठीक है, और जो लोग इस एरिया से बिलोंग करते हैं इस कमेंट में बताएं कि जो है उनको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अंडर दिस प्लान मोर देन 2000 polluting industries lying inside the trapezium would switch over to the use of unnatural switch over to the use of natural gas or LPG instead of coal or oil। तो इस प्लान के तहत क्या हुआ कि 2000 से भी ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज क्या थी, उन्होंने नेचुरल गैस का यूज़ करना शुरू कर दिया। जो वो लोग पहले जो है कोल, पुअर कोल, चीप क्वालिटी कोल यूज़ करते थे, ठीक है, वो और केरोसिन या वुड फायर यूज़ करते थे, उस तरह की चीज़ें कम हो गई। ठीक है, और 2000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस एक्शन प्लान की वजह से अपना जो है एलपीजी यूज़ करने लगी, नेचुरल गैस सीएनजी यूज़ करने लगी। ठीक है, तो पोल्यूशन कम हुआ। ठीक है,
A new natural gas pipeline would bring more than half a million cubic meters of natural gas a day to this area. तो नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है वहाँ लेके गई, बिछाई गई उस एरिया में, ताकि सबको जो है नेचुरल गैस अवेलेबल हो इजीली। ठीक है। और इसकी वजह से उस एरिया में जो है पोल्यूशन कम होगा। ठीक है ना। पीपुल लिविंग इन द सिटी विल आल्सो बी इनकरेज टू यूज एलपीजी इन प्लेस ऑफ कोल, किरोसिन और फायरवुड। तो इस एरिया में रहने वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट किया गया है भाई, और उनको इनकरेज किया गया है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेचुरल गैस यूज करें, एलपीजी यूज करें। ठीक है। तो अब बताइए, आपके घर में जो है, जो इस एरिया में लोग रहते हैं, आप घर में जो है या एलपीजी यूज हो रहा है? ठीक है। इंडियन का, भारत का, कौन सी कंपनी का आता है सब, तो उनका गैस इस्तेमाल करते हैं कि अभी भी फायरवुड इस्तेमाल कर रहे हैं फूड बनाने के लिए, या किरोसिन ऑयल यूज़ कर रहे हैं? तो आप लोग बताइए कमेंट में, नहीं कि आपके यहाँ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी, आपके हेल्थ भी जो है इससे सुरक्षित रहेगा। यदि आपके घर में जो है गैस यूज़ होने लगे, तो फायरवुड से होने वाली अलग अलग तरह की जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने से बचेगा, आइज़ को सेफ्टी मिलेगा। ठीक है। व्हीकल्स प्लाइंग ऑन हाईवेज इन द विसिनिटी ऑफ ताज वुड बी इनकरेज टू यूज लो सल्फर कंटेंट डीजल। जो जो भी व्हीकल है उस एरिया में चल रही हैं, जो उन ताजमहल के सराउंडिंग एरियाज में जो रोड्स पर चल रही हैं, उनको सल्फर रहित, लो कंटेंट ऑफ सल्फर डीजल यूज़ कर रहे हैं, उनको जो है इनक्रेज किया जा रहा है, उनको प्रेरित किया जा रहा है कि भाई आप जो है सल्फ़र वाले डीजल ना यूज़ करें। ठीक है। ताकि जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जैसी चीज़ें वहाँ ना बने, और ताजमहल सुरक्षित रहे, और ताजमहल के साथ साथ लोग भी सुरक्षित रहे। बच्चों, ये हमारा टॉपिक जो रहा आपका यूनिट 14 से रिलेटेड, हमने इस टॉपिक में बहुत डिटेल में चर्चा किया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको बेनिफिट देगा। तो आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि आपको लेक्चर ने बेनिफिट दिया या नहीं दिया। दिया तो कैसा लगा लेक्चर आपको। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए, और ताकि उनको ये वीडियो मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए स्पेशली बनाया गया है, ताकि जो है एनसीईआरटी का पूरा बुक जो है 1 बाय 1 चैप्टर जो है आपको एक्सप्लेन किया जाए, और आपको जो है बेनिफिट मिले। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते